ब्रांड बन जाए, बिजनेस करें, जॉब छोड़ें, जॉब करें, ये बहुत सारे से कंफ्यूजन चलते हैं। तो जॉब किसे करनी चाहिए, बिजनेस किसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए? शाहरुख खान से एक सवाल पूछा गया था एक अवार्ड शो में, ये जो अवार्ड्स आपको मिलते हैं कितने अवार्ड खरीदे आपने। उन्होंने बहुत अच्छा आंसर दिया कि भाई अक्सर एक लाइन बोली जाती है, पीपल नेवर बाय प्रोडक्ट, दे बाय ट्रस्ट। बहुत ही फेमस कंटेंट क्रिएटर हैं जिन्होंने अपना प्रोटीन का एक ब्रांड लॉन्च किया है। जो बिजनेसेस के ओनर कंटेंट क्रिएट नहीं करेंगे वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे। विराट कोहली ने अपना ब्रांड लॉन्च किया, तो पहले ही कुछ समय में कितना बड़ा उसने टर्नओवर कर लिया। बेचना नहीं सीखा, चोरी करना सीखा। हिंदुस्तान में एक डेटा कहता है कि 100 में से लगभग 90 बिजनेस बंद हो जाते हैं पहले 3 साल में। पहले महीने से जो बंदा 26,000 की नौकरी छोड़कर आया था मैं, और पहले ही महीने से 3 लाख 4 लाख का बिजनेस करना शुरू किया। जिनको सफलता मिल गई और जिनको नहीं मिली, क्या उनके डिसीजन अलग होते हैं या वो लोग ही अलग होते हैं? पता सबको है, कोई अलग रॉकेट साइंस नहीं है सक्सेसफुल होने के लिए। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आप सबका फिर से स्वागत है आपका अपना विकास यानी कि योर ओन ग्रोथ में। बिजनेस करना है, ब्रांडिंग करनी है, पर्सनल ब्रांड बनाना है। मैं कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा। मैं तो छोटे शहर से हूँ, मेरे तो माँ बाप बहुत गरीब हैं, मेरे पास तो पैसे नहीं है, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, मेरे पास अच्छे दोस्त नहीं है, कैसे करूँ? चलिए इन सब सवालों का जवाब आपको आज देते हैं, और वहां से देते हैं जो एक व्यक्ति बहुत छोटे से कस्बे से आया है, बिहार, जो आज झारखंड का एक हिस्सा भी उसमें चला गया है, छोटे से हिस्से से आया है और आज दिल्ली जैसे बड़े शहर में आकर अपना एक मुकाम बनाया है। ये एक पर्सनल जर्नी नहीं है, यहाँ पर आप बहुत कुछ ये जानेंगे कि बिजनेस कैसे करना है, करना भी है या नहीं करना है तो किस डायरेक्शन में करना है। ये सब सवालों के जवाब बहुत आसान भाषा में आज आपसे मिलने वाले हैं राहुल रंजन जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी विकास जी। माय प्लेजर। आज मैं आपसे एसईओ की बात नहीं करने वाला, वेबसाइट कैसे बनानी है, इसे कैसे रैंक करनी है, उसकी मैं बात नहीं करने वाला। पिछले लगभग 18 सालों से आप बिजनेस में हैं, हजारों बिजनेस आपने देखे हैं। मुझे तो ये जानना है कि कुछ लोग बिजनेस में बहुत ज़्यादा सफल हो जाते हैं, कुछ एकदम फेल हो जाते हैं। सक्सेस का पैटर्न क्या है? पहले तो विकास जी बहुत बहुत थैंक यू, आपने इनवाइट किया अपने पॉडकास्ट में। हमने साथ में पॉडकास्ट किया था, दैट टाइम वाज अमेजिंग, ऑसम एक्सपीरियंस रहा था। और अभी साथ में बैठे हैं, पहले मैं होस्ट था, अभी हमारी कुर्सियां चेंज हो गई हमारी है। कुर्सियाँ चेंज हो गई है, लेकिन अच्छा है, आपसे जब मिलता हूँ मज़ा आता है। तो आपने जो सवाल पूछा है सक्सेस के पैटर्न के बारे में, तो देखिए, सक्सेस किसी भी फील्ड में कोई भी काम करना चाहता है ना, उसके माइंडसेट पे निर्भर करता है कि वो एम्प्लॉय माइंडसेट के साथ काम कर रहा है या एम्प्लॉयर माइंडसेट के साथ। ऐसा एम्प्लॉय माइंडसेट कौन होता है? जो घड़ी देख के काम करता है, जितना पैसा उतना काम, 9:30 बजे ऑफिस आया, 6 बजे निकल लेना पंच करके, 6:30 बजे जो भी टाइम है, टाइम पे निकल जाना है, मेरे को यही रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई जी, इससे बाहर सोचना नहीं है। और एम्प्लॉयर क्या है? वो प्रोजेक्ट को ध्यान में रख के काम करता है कि मुझे ये काम कंप्लीट करना है, किसी भी हालत में कंप्लीट करना है, और रिस्क लेने के लिए तैयार है। तो सक्सेस का पैटर्न ये है कि आप अगर जॉब पे हैं, तो जॉब पे भी अगर आप हैं तो ऑनरशिप अगर आप लेते हैं, उस काम की अकाउंटेबिलिटी लेते हैं, एम्प्लॉयर माइंडसेट के साथ काम करते हैं, तो आप बहुत ही सीरियसनेस के साथ काम करेंगे और आप एक अच्छा रिजल्ट ला कर देंगे। अभी सक्सेसफुल होने के लिए सबसे पहले तो ऑब्वियसली जो भी प्रोडक्ट या सर्विस में डील करे उसका नॉलेज बहुत अच्छा होना चाहिए। तो पहले आपने स्किल के ऊपर काम किया, फिर उसके ऊपर आपने कंसिस्टेंसी के ऊपर काम किया, उस काम को बार बार किया। तीसरा, जब आप काम कुछ भी कर रहे हैं और उसमें फेलियर्स आएंगे, देखिए सबकी लाइफ में फेलियर्स तो एक पार्ट है, ये कोई सेटबैक नहीं है, ये मतलब सक्सेस का एक सिलेबस में रख के ही चलिए कि फेलियर्स आएंगे। तो फेलियर्स के बाद आपको ये देखना है कि मैंने इस फेलियर से क्या सीखा, क्या गलती की मैंने, मेरे कंट्रोल में कितना था, और क्या मैंने अपने कंट्रोल के बाहर की चीज़ थी उसका तो कुछ नहीं कर सकते। उससे सीख कर, फिर गिर कर, फिर दोबारा उठने वाले को ही सक्सेस मिलनी है। तो यही सारी चीज़ें सक्सेस का पैटर्न है। लगातार काम करते रहो, फेलियर से सीखते रहो, और कॉन्टिन्यूअस लर्निंग। कि आप देखिए, दुनिया बदल रही है, मार्केट बदल रहा है, टेक्नोलॉजी बदल रही है, और अगर आप समय के साथ नहीं बदलेंगे तो यू कैन नॉट बी सक्सेसफुल।
हाउ एवर स्किल्ड यू आर, फर्क नहीं पड़ता। मैं ऑडियंस को बता दूंगा, अगर आपको राहुल जी के बारे में नहीं पता तो थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। ये कोई सिल्वर स्पून लेके पैदा नहीं हुए, ना ही गोल्डन स्पून था। अब बिहार के एक छोटे से कस्बे से आते हैं और औरंगाबाद बिहार पे छोटा सा गांव है फलकिया, वहाँ पैदा हुआ था। तो वहाँ से दिल्ली में जब आए थे, जहाँ तक आपकी मेरी बात पे हुई थी कि शायद आपके पास 2-4 दिन का किराया भी नहीं था, इफ आई एम नॉट जी रॉन्ग। जी जी जी। तो ये चीज़ें किसी की जर्नी से जब हम सीखते हैं ना तो आसान हो जाती हैं, नहीं तो लेक्चर लगते हैं। जब आपने खुद ने उसे जिया हो तो समझ में आता है। जो आपने बात बोली ऑनरशिप की, मुझे भी याद आ रहा है, शायद मैंने आपको शेयर भी किया था। जब मैं कोटक में था तो जब एंट्री की थी मैंने, सीपीए में था, मैंने मेरे बॉस को बोला था कि मुझे तो क्रेडिट में जाना है। तो उन्होंने बोला बिहेव लाइक ए क्रेडिट मैनेजर, इसकी ऑनरशिप लो, वैसे सीखना शुरू करो, स्किल रोज सीखोगे, रोज कुछ नया नया गलती करोगे, रोज नया नया सीखोगे। करेक्ट। और विद इन मैं कल 13-14 महीने 18 महीने के अंदर मैं उस पोस्ट पे था। मैं ये तो फॉर्मूला काम करता है। अपॉर्चुनिटीज भी, आप जो भी काम मिल रहा है ना उसको अगर पूरी सहजता के साथ लेने के लिए तैयार है ना, 99% लोग फेल इसलिए होते हैं उन्होंने डिसाइड कर लिया मेरा तो यही जॉब रोल है, मैं यही करूंगा, इसके बाहर तो ऐसे सर मुझे ये काम। घड़ी मिलाते हैं वो। अरे नहीं, 8 घंटे का काम है ना आपका, उस दौरान आपको जो भी काम मिल रहा है ना तो आपने डिसाइड किया हुआ है कि नहीं इस 8 घंटे मेरा काम अगर कस्टमर सपोर्ट का है तो मैं कस्टमर सपोर्ट ही करूंगा, मैं कुछ दूसरे डिपार्टमेंट का काम नहीं करूंगा। जबकि आप मल्टीपल स्किल सीखने का अगर अपॉर्चुनिटी मिल रहा है ना, सब ले लो। उस 8 घंटे के लिए आप काम कर रहे हो ना। True. हमारे ऑफिस में एक एम्प्लॉई थी, उन्होंने वो कर रही थी एसीओ, और एसीओ एग्जीक्यूटिव के तौर पे काम कर रही थी। हमने उनको मौका दिया कि आप सोशल मीडिया मार्केटिंग भी, हमारा सोशल मीडिया भी है, उसे पोस्ट कर लो। बात है 4-5 साल पहले की, उस समय हम इतना कंटेंट नहीं क्रिएट करते थे, बस पोस्टिंग वोस्टिंग जाती थी, बैनर पोस्टिंग। उस समय एआई भी इतना पॉपुलर नहीं था तो मैनुअल ही करना होता था। तो उन्होंने कहा कि महीने भर संभाला, एसईओ भी किया, सोशल मीडिया के भी पोस्ट किए, खाली पोस्टिंग, कोई मार्केटिंग नहीं, सोशल मीडिया पोस्टिंग, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे। 1 महीना नहीं हुआ, वो रिक्वेस्ट करती है एचआर से कि सर मेरी सैलरी बढ़नी चाहिए। तो हमने पूछा कि अभी क्या ऐसा कौन सा चमत्कार या कोई बड़ा रिजल्ट आ गया है कि तुरंत रिवीजन की बात हो रही है। कि देखो सर, आप 2 काम करा रहे हो अब मुझसे, सोशल मीडिया के लिए किसी से हायर करते किसी को तो उसको भी 20-25 हज़ार आप देते, और मैं एसईओ का काम कर रही हूँ तो डबल काम हो गया, तो 25 हज़ार तो आपका बच ही रहा है। हमने उसको समझाया कि बच्चे 8 घंटे ही काम हो रहे हैं, 8 घंटे में अगर आपने 6 घंटे काम किए एसईओ के लिए और 2 घंटा काम किया है सोशल मीडिया के लिए, तो वो 2 घंटे में आपने एक्स्ट्रा काम नहीं किया, 2 घंटा कम काम किया एसईओ का, तो वही मेकअप हो रहा है यहाँ पे कि आप कुछ बेटर रिजल्ट तो पहले लाओ। अगर हमें सच में कुछ कॉन्क्रीट देखने को मिलेगा कि हाँ इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ी है, आपने 8 घंटे का एसईओ का काम भी करके दिया और प्लस एडिशनल अगर सोशल मीडिया से कुछ रिजल्ट आ रहा है, तो व्हाई नॉट, ग्रोथ हमें मिलेगा तो आपको भी मिलेगा। ये नहीं समझ पाते, कैलकुलेटिव नहीं है। अच्छा, आप इतने लोगों से मिलते हो जी, क्या अंतर है जिनको सफलता मिल गई और जिनको नहीं मिली? क्या उनके डिसीजन अलग होते हैं या वो लोग ही अलग होते हैं? वो लोग ही अलग होते हैं, उनका उनकी सोच, जो माइंडसेट की बात हुई था, उनकी सोच अलग होती है। देखिए मेहनत हर कोई कर रहा है, लेकिन उनकी सोच होती है कि मैं लॉन्ग टर्म का विजन लेकर चल रहा हूँ। मैं जॉब पे था, ऑलमोस्ट 4 इयर्स मैंने नौकरी की बेसिक लेवल से। जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि दिल्ली आया था तो एक सर्वाइवल के लिए क्या करना था, मेरी माँ ने कान की बाली बेची थी मुझे दिल्ली के टिकट कटाने के लिए। सोचिए इतना भी हमारे यहाँ पैसा नहीं था। मेरा एक पॉडकास्ट है मेरे पेरेंट्स के साथ, उसमें मेरे माँ पापा रो रहे हैं बात करते हुए, वो याद करते हुए वो क्षण कि कितना टफ था। तो दिल्ली आके ट्यूशन पढ़ाना, फिर नौकरी के लिए अपने आप को तैयार करना। तो आप लॉन्ग टर्म का विजन अगर लेकर चलते हैं कि 10 साल में कहाँ रहूँगा, 20 साल में कहाँ रहूँगा, और जो सक्सेसफुल नहीं है ना वो सिर्फ आज का सोच रहे हैं कि आज क्या काम करना, आज घर जाना, आज रिलैक्स करना, टीवी देखना, एंजॉय करना है। आधी रात को भी आपको नींद ना आए ये सोचकर कि अरे ये वाला प्रोजेक्ट जो मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है इसके लिए आज मैंने क्या अपग्रेड किया। तो थोड़ा मतलब छोटे छोटे अच्छे काम लगातार करने वाले लोग ही सक्सेसफुल होते हैं, जो अपने लॉन्ग टर्म के विजन को ध्यान में रख रहे हैं और उसके पीछे लगे हुए हैं, मतलब उसी को जी रहे हैं। सर अपनी जर्नी को, अपने ड्रीम को जीना ही सक्सेस का रास्ता है। ट्रू। सर, एक
एक सिनेरियो लेते हैं जो एक्चुअल सिनेरियो है। हम्म। मैं भी बहुत छोटे से शहर से आता हूँ, राजस्थान के पाकिस्तान पंजाब बॉर्डर पे श्री गंगा है। हाँ। आप भी एक छोटे से कस्बे से आते हैं, जी। मेरा तो जिला भी है। द पॉइंट इज, एक ही शहर से एक ही तरह के स्कूल में पढ़े हुए दो लोग बाहर निकलते हैं, एक तरह का सिनेरियो, एक तरह की फैमिली बैकग्राउंड है, सेम तरह का ही कल्चर है, कोई डिफरेंस नहीं, एक एकदम अलग हो जाता है और एक वहीं का वहीं रह जाता है। तो आपकी नज़र में, क्योंकि आप एक कंपनी में रन कर रहे हैं, क्या तीन बेसिक ऐसी चीज़ें होंगी जो डिफरेंस क्रिएट करती है? एक तो हो गया माइंडसेट जिस पे आपने बात करी, बाकी आपको तीन चीज़ें और क्या लगती हैं? देखिए, मैं एग्जांपल के तौर पे बात करता हूँ कि जब मैं कॉलिंग करता था, जॉब करता था, तो मेरे साथ कोई बगल वाला बैठ के कॉलिंग करता होगा। बहुत सारे लोग कॉलिंग करते थे। उनमें से कुछ लोगों की बात बताता हूँ जिनमें वो तीन चीज़ें क्या हो सकती हैं। मैं भी काम करता था, वो भी काम कर रहा है, उसको वो लगा कि मेरा टारगेट हो गया, अब मुझे इससे टेंशन नहीं लेनी, इसके ऊपर काम नहीं करना, अब चिल मारना है। वीकेंड आया तो हॉलीडे पे शिमला चल लेते हैं, देहरादून चल लेते हैं, मसूरी चल लेते हैं। वो आज को एंजॉय करने में लगा हुआ है। और दूसरा ये सोच रहा है कि रात में मैं कुछ और सीख लूँ, कुछ और कर लूँ। तो नंबर वन, वो लर्निंग, क्योंकि वो फ्यूचर देख रहा है कि मुझे यही, ये अभी अपॉर्चुनिटी जो मैं जॉब कर रहा हूँ, ये अभी सच्चाई तो है आज की, लेकिन ये मेरा फ्यूचर नहीं रह सकता। दूसरा कि वो टेंशन नहीं लेना चाहता। मैं पुश करता था कई दोस्तों को कि यार ये क्या कर रहे हो, कुछ और कर लो, अभी क्यों हॉलीडे करना है, बाद में पैसे कमा लेना, तो फिर बड़े लेवल पे 5 स्टार की हॉलीडे करेंगे ना। ये हॉलीडे में क्या रखा हुआ है, 4 लोग मिलके कॉन्ट्री कर रहे हैं, हॉलीडे पे जा रहे हैं, फिर वापस आके लड़ रहे हैं कि तूने इतने रुपए नहीं दिए, तेरे इतने रहते हैं, तू मुझे इतने दे। असली सक्सेस तो ये होना चाहिए ना कि मैं बोलूँ कि चलो 50,000 लाख रुपया खर्च होगा, मैं दोस्तों को ट्रीट देता हूँ। इतना पैसा कमाना कि 10-10, 50-50, 100-100 रुपए के लिए लड़ना ना पड़े। तो वहां पे क्या हुआ कि जब मैं बोलूँ कि ये कल, भाई मेरे से इतनी टेंशन नहीं ली जाती, मैं ना बस यार मैं टेंशन नहीं लेता, मेरी ईएमआई चल रही है, उतने में मैं खुश हूँ। और तीसरा, रिस्क नहीं लेना। उसको बोलो कि भैया जॉब छोड़ो, चलो मैंने अपना बिजनेस शुरू कर लिया, तुम भी बिजनेस करो। नहीं यार, ईएमआई है, ये है, वो है, ऐसा है, वैसा है। वो रिस्क लेने को तैयार नहीं है। तो ये 2-3 चीजें हैं, लर्निंग। दूसरा कि रिस्क एपेटाइट कम है। हाँ, रिस्क एपेटाइट कम है। और तीसरा कि कंफर्ट जोन में बैठा हुआ है, बहुत आराम पसंद हो गए। बहुत आराम पसंद है, उसको कंफर्ट चाहिए, मुझे ज्यादा भागदौड़ नहीं चाहिए भाई। अरे और आपको देख के अप्रिशिएट भी करेंगे, यार तूने कितना कुछ अचीव कर लिया, अरे तू तो बहुत अच्छा कर रहा है, मैं तेरे से मिलता हूँ तो मोटिवेटेड फील करता हूँ। लेकिन उसके बाद क्या, आप अपने लाइफ पे क्यों नहीं अप्लाई कर रहे हो? तो नहीं करना चाहते ना। उनको रोड मैप सब पता है, सबको पता है ना कि सुबह मॉर्निंग में उठ के थोड़ा सा योगा, थोड़ा सा व्यायाम, थोड़ा सा वॉक कर ले, थोड़ा सा डाइट पे कंट्रोल कर ले तो डायबिटीज नहीं होगा। फिर देश हमारा डायबिटीज कैपिटल ऑफ वर्ल्ड क्यों बना हुआ है, पता सबको है। कोई अलग रॉकेट साइंस नहीं है सक्सेसफुल होने के लिए। लेकिन एक है जो एक्ट करता है, एक खाली डे ड्रीमर की तरह सपने देखता रहता है। तो मेरा अगला सवाल ना बहुत इंटरेस्टिंग है। कुछ लोगों के माइंड में बिजनेस और ब्रांड को लेकर कंफ्यूजन है। बहुत सारे हिंदुस्तान में छोटी छोटी गलियों में, जिनके पास ना बाहर बोर्ड है, ना लोगो है, ना वेबसाइट है, ना सोशल मीडिया नाम की कोई चीज है, लेकिन करोड़ों का धंधा है। वहीं कुछ ऐसे हैं जिनके पास शायद अभी उतना प्रोडक्ट नहीं होगा, लेकिन उनकी एक ब्रांड इमेज अपनी बनी हुई है। तो बिजनेस क्या है, ब्रांड क्या है, और क्या जरूरी है इसके लिए? देखिए, आप कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस सेल करते हैं तो वो बिजनेस हो गया। कोई भी बिजनेस खोल सकता है, शुरू कर सकता है। आपने एक दुकान खोली, वो भी बिजनेस है। आपने होलसेल का काम करना है, आप मैन्युफैक्चरिंग में जाते हैं, आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, आप ट्रेडिंग के बिजनेस में हैं, आप सर्विस प्रोवाइडर हैं, आपने बिजनेस शुरू कर लिया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन बिजनेस में क्या है, आप प्रोडक्ट या सर्विस सेल करते हैं। जो बायर है वो बिजनेसमैन से क्या देखता है, प्रोडक्ट की क्वालिटी। लेकिन कई बार क्या होता है, आपको ट्रस्ट करके भरोसा, रिस्क वहां पे भी होता है। अब हम पहली बार कोई ऐसे ब्रांड का प्रोडक्ट ले रहे हैं जिसका नाम ही नहीं है, मतलब समझिए वो ब्रांड ही नहीं है। तो आप क्या होता है कि टेस्ट एंड मतलब हिट एंड ट्रायल मेथड में जाते हैं कि ट्राई करके देखते हैं, सही चला तो ठीक, नहीं तो बाद में अफसोस करेंगे। तो जो बिजनेसमैन है, जो बिजनेस कर रहा है, जो अभी ब्रांड नहीं बना है, उसका प्रोडक्ट प्राइस नेगोशिएशन पे बिकता है।
मतलब आप नेगोशिएट करते हैं, नहीं भैया इतना लगा दो, नहीं इतने कम में कर दो, मार्केट में तो इतने का बिक रहा है। तो एक बिजनेस जो ब्रांड नहीं बना है वो सिर्फ सामान बेचता है और प्राइस नेगोशिएशन पे काम करता है। लेकिन ब्रांड वो है जो अपना एक ऐसा ट्रस्ट इस्टेब्लिश किया है। लोगो बनाना ब्रांडिंग नहीं है। लोग मिसकंसेप्शन है लोगों में कि लोगो डिजाइनिंग, ब्रोशर डिजाइनिंग, वेबसाइट डेवलपमेंट और ये सारी चीजें ब्रांडिंग है। नहीं, आपने ये बिजनेस को दिखाने के लिए जो बेसिक टूल्स है आपने वो तैयार किए हैं। ब्रांडिंग ये है, ब्रांड ये है कि जब आपका प्रोडक्ट लेते वक्त इंसान नेगोशिएट नहीं कर रहा है, आप पे भरोसा करके प्रोडक्ट खरीद रहा है। ये पानी का बोतल है ना, यही पानी का बोतल क्यों क्लियर ही क्यों खरीदा? क्योंकि वो दिखने में अच्छा है, पानी अच्छा है। नहीं नहीं, पानी तो सारे बोतल में। अच्छा ठीक है, बात करते हैं, आप रेलवे स्टेशन पे कभी गए, रेलवे स्टेशन की बात करते हैं, तो पानी के बॉटल्स कई ब्रांड के रखे होते हैं। एक पानी का बॉटल 20 रुपए का बॉटल होता होगा, एक 18 का भी होगा, एक 15 का भी होगा। लेकिन जब आप पानी का बॉटल खरीदते हैं तो 20 रुपए का बिस्लेरी ही क्यों खरीदते हैं? नाम याद रहता है वो हमेशा, कि काफी टाइम से देख रहे हैं उसे। आपको भरोसा है कि बिस्लरी में, देखिए उसमें भी पानी है, इसमें भी पानी है। इंसान पैसे बचाना चाहता है, 5 रुपये अगर बचता है तो 15 रुपया वाला ऑर्डिनरी ब्रांड का प्रोडक्ट कोई जिसका नाम पॉपुलर नहीं है क्यों नहीं लेता? सिर्फ पानी का एक छोटा सा एग्जाम्पल है। आप बिस्लरी लेते कि नहीं यार मुझे भरोसा है ये पानी सही देगा, सही बात। तो ये भरोसा जो है ना वही ब्रांड है। और ये भरोसा कायम होता है आपके क्लाइंट को जब आप बार बार अच्छी सर्विस देते हो। एक बार का बात नहीं है कि आपने एक बार आपने बढ़िया सर्विस दे दी और अगले दिन आप लो क्वालिटी पे चले गए। नहीं, आप बार 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 जितनी बार आपके पास कोई कस्टमर आया, हर बार आपने सेम क्वालिटी सेम गुणवत्ता का ध्यान रखा। और साथ ही साथ आपके कस्टमर जब आपकी सर्विस ले रहे हैं तो उनको कस्टमर सेटिस्फैक्शन बढ़िया मिल रहा है, आप उनको आफ्टर सेल सर्विस बढ़िया दे रहे हैं, तो क्लाइंट को लग रहा है कि भाई यहाँ से मैं अगर प्रोडक्ट या सर्विस लेता हूँ मुझे टेंशन नहीं होने वाली है। अब यहाँ पे आप प्राइस नेगोशिएट नहीं करेंगे, आप कभी नहीं बोलेंगे कि वो वाला 15 का है बिस्लरी में 15 का दे दो। हाँ, जैसे एप्पल का फोन लेने जाओ तो चार्जर भी अलग से खरीदना पड़ता है। लेकिन आप कभी क्वेश्चन नहीं करते। आपने देखा होगा कि एप्पल के शोरूम में ना नया प्रोडक्ट लॉन्च होगा ना, लाइन लगा कर लोग सामान खरीदते हैं। बिलिंग करने के बाद आकर कार्ड स्वैप करके रख लेंगे और आधा घंटा बैठा देंगे, सर अभी बिलिंग बन रहा है, सबका बिलिंग हो रहा है, आप ना वेट करो। और लोग वेट करते हैं। मैंने बड़े बड़े मॉल्स में, पैसिफिक मॉल टैगोर गार्डन में जितनी बार भी मैं एप्पल के शोरूम में गया हूँ, आधा घंटा वेट करा इन लोगों ने बिलिंग करने में। और वहीं 10,000, 15,000, 20,000 के स्मार्टफोन की दुकान में चाहिए, जबकि सस्ता है तो भीड़ तो यहाँ लगनी चाहिए थी। सही बात। यहाँ पे जाइए तो आपको डाउट ही रहता है कि 20,000 रुपया एक तो कम दे रहे हो आप, और उसके बाद भी आप डाउट कर रहे हो। तो इसलिए ना ज्यादा चिकचिकबाजी ना उस प्रोडक्ट में है जो ब्रांड नहीं है, सिर्फ बिजनेस है, सामान बेच रहा है। अच्छा, ये बहुत आपने इंटरेस्टिंग डिफरेंशिएशन बताया। क्या होता है कि जब जो आप नई जनरेशन से मिलोगे, या जो लोग इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं जो जॉब में है, जॉब से बिजनेस में आना चाहते हैं, कंफ्यूजन, क्योंकि मैं खुद ने भी मैंने जॉब किया, आपने भी जॉब की है। करेक्ट। तो जॉब से जब बिजनेस में आना है तो अक्सर जिनको बहुत नहीं पता होता, मैंने तो ब्रांड बनाना है, क्या करना है? मैंने बस ऐसा काम करना है ब्रांड बन जाए। तो ब्रांड बन जाए, बिजनेस करें, जॉब छोड़ें, जॉब करें, ये बहुत सारे ऐसे कंफ्यूजन चलते हैं। या तो जॉब ऐसी हो, सुंदर पिचाई जैसी जॉब हो, पैसा कमा सकता हूं, करेक्ट। या फिर बिजनेस ऐसा हो जिसमें आप अच्छा खासा पैसा छाप सकें। तो जॉब किसे करनी चाहिए, बिजनेस किसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए? हाँ देखिए, जॉब भी बहुत अच्छी है, जैसे आपने बोला सुंदर पिचाई साहब जैसी जॉब मिले तो इंसान जॉब में ही रहे, है ना। क्योंकि बड़े बड़े बिजनेस ओनर्स भी उतना प्रॉफिट नहीं बना पाते जितनी उनकी सैलरी और लाइफस्टाइल है। जॉब हो या बिजनेस हो, आपको ये देखना है कि आपके अंदर से क्या आवाज उठ रही है, आप कहाँ पीस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप जॉब पे बैठे हैं, मन में बिजनेस करना है, आपको किसी के अंडर काम करने का मन नहीं कर रहा, आपको लगता है कि आप बहुत ऊंचा उड़ सकते हो, आप में वो है बात, और आपको लग रहा है वो उड़ान आप जॉब पे नहीं भर सक रहे हो, आप बंधे हुए जंजीर में जकड़े हुए से फील कर रहे हो, तो फिर आपको बिजनेस शुरू करना चाहिए। लेकिन अगर आपको आराम करने की आदत है, आप ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते, आप कंपटीशन नहीं झेलना चाहते मार्केट का, रिस्क तो बहुत बड़ा है ना बिजनेस का, सारी ओनरशिप आपके ऊपर, फायदा तो आपका, नुकसान तो आपका, रोड पे भी आ सकते हैं,
तो फिर वहां पे ना सोशल दुनिया को देख के नहीं बिजनेस शुरू करो कि सोशल मीडिया पे चमकाना है। उस 4 लोगों ने बिजनेस शुरू कर लिया दोस्तों ने, और मुझे लोग तंग कर रहे हैं कि भाई तेरे पीछे वाले तो बिजनेस करके इतना आगे निकल गए, तू क्या कर रहा है। तो उनको दिखाने के लिए बिजनेस में उतर गए, और बिजनेस में उतरे, क्या हुआ, जॉब पे मेहनत करने की आदत नहीं थी, आपने बिजनेस पे भी मेहनत नहीं करेंगे। आप तो सोचेंगे यहाँ पे तो मैं खुद का ऑनर हूँ। 90% लोग ना यही सोचकर बिजनेस शुरू करते हैं कि खुद का ऑनर, लेकिन ये नहीं जानते कि ऑनर को सबसे ज्यादा काम करना पड़ता है। उसको कोई छुट्टी नहीं है। कोई छुट्टी नहीं है। जो वहां पे मांग लेते हो ना कि आज भैया गर्लफ्रेंड के साथ डेट पे जाना, तो पेट दर्द का बहाना मार के और एक दिन छुट्टी मार ली, कभी कुछ कर लिया। लेकिन यहाँ बिजनेसमैन 24/7 काम करता है। उसके दिमाग में हर वक्त यही चलता है कि बिजनेस को आगे कैसे बढ़ाऊं, 10 साल में कहाँ पहुंचाना है। तो कई बार आप बिजनेस तभी करो जब आपके अंदर से इच्छा हो, आप बड़ी छलांग लेना चाहते हो, लेकिन एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है। बिना जाने कि किस प्रोडक्ट में काम शुरू करूं, अपने से ऑनलाइन देखा कौन सा प्रोडक्ट बहुत अच्छा चल रहा है मार्केट में, कौन से प्रोडक्ट की बहुत ज्यादा डिमांड है, आपने कुछ नहीं समझा, सोचा कि इसमें तो बहुत पैसा है जी, चलो भाई यही शुरू कर लेते। नहीं, आपको उस इंडस्ट्री के बारे में पूरा नॉलेज होना चाहिए। अगर मैंने वेब डिजाइनिंग, एसईओ, डिजिटल मार्केटिंग, ब्रांडिंग, डिजिटल ब्रांडिंग का अगर बिजनेस शुरू किया तो मेरा इंटरेस्ट था इसमें। मुझे लगा कि इसमें कुछ आइडियाज हैं जो मैं जॉब पे नहीं अप्लाई कर पा रहा हूं, मुझे सीमित रखा जा रहा है, मैं इसको अप्लाई करके बहुत बड़ा हेल्प कर सकता हूं बिजनेस ओनर्स का। मदद की भावना, आपका प्रोडक्ट कोई ऐसा सॉल्यूशन दे कि लोगों की लाइफ आसान करे। ब्लैंकेट हम क्यों यूज करते हैं, इतने आसान हो गई। हाँ, लाइफ आसान हो गई ना। अमेजोन से क्यों शॉपिंग करते हैं, लाइफ आसान हो गई। आज एक छोटे शहर में, छोटे गांव में बैठा व्यक्ति भी दिल्ली का लेटेस्ट प्रोडक्ट बाई कर सकता है। वरना हमारे समय में जब वो 2001-2 की बात करें, तो दिल्ली से कोई आता ना तो उसके पास एडवांस चीजें होती थी जो कि हमारे पास नहीं होती थी, क्योंकि उस शहर में वो उपलब्ध नहीं था, ऑनलाइन था नहीं इंटरनेट बाइंग का। तो इसीलिए आपका प्रोडक्ट कोई बहुत बड़ा सॉल्यूशन देता हो तो बिजनेस खोलने का फायदा है। और दिन रात आप मेहनत कर सकते हो, फिर जाओ ना जी, आसमान पूरा है, उड़ो, जितना उड़ना है उड़ो, नोबडी कैन स्टॉप यू। मान लीजिए आपके पास 50,000 रुपए हैं और आप अभी 20, 21 साल, 22 साल के हैं, तब आप क्या बिजनेस करते हो? आप अपनी बताओ, या आप मेरे को ऐसे 3 बिजनेस में बताओ कि ये 3 ऑप्शन में कोई मैं पिक करता। देखिए, जब से मैं ये वेब डिजाइनिंग इंडस्ट्री, डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री, एसईओ इंडस्ट्री में आया, तो 18 साल तो हो गए इस इंडस्ट्री में। 4 साल जॉब पे था तो भी बिजनेस ओनर्स के लिए काम कर रहा था, बिजनेस ओनर्स से बात कर रहा था, उनके बिजनेस को बढ़ाने के लिए काम कर रहा था। 15 साल से बिजनेस में हम हैं, तो इनफैक्ट 19 साल हो गए, 4 साल जॉब और 15 साल बिजनेस। तो 15 साल से भी वही बिजनेस ओनर के लिए लीड जनरेट कर रहे हैं। तो अब इतना कॉन्फिडेंस है कि आप मुझे कोई भी प्रोडक्ट बोलिए, क्योंकि हम लीड जनरेट करते हैं, हमें पता है कैसे लीड आनी है, कैसे कस्टमर बनाना है। तो आप मुझे कपड़ा दे दीजिए, मैं वो बेच सकता हूँ। आप मुझे ये पानी का बॉटल बोल दीजिए कि ये बेचना है, मैं बेच सकता हूँ। 50,000 रुपया अगर मेरे पास है, तो सबसे पहले, जैसे कोई भी बिजनेस ओनर जिसके पास छोटा 50,000 का अमाउंट है, वो बिजनेस शुरू करना चाहता है, तो पहले तो वो देखे कि किस प्रोडक्ट का डिमांड कहाँ है। मुझे ये पता है, मैं सिर्फ गूगल एडवर्ड के टूल पे जाऊंगा, प्रोडक्ट सर्च करूंगा, देखूंगा सर्च वॉल्यूम क्या है, कितना डिमांड है, कितने सर्चेज है, और प्रोडक्ट कहाँ कहाँ मैन्युफैक्चर है जिनका प्रोडक्ट लेके मैं बेच सकता हूँ। तो एग्जाम्पल के लिए, मैंने जब बिजनेस शुरू किया था वेबसाइट का ना, तो उस समय मैंने लेडीज कुर्ती का भी बिजनेस शुरू किया था। अच्छा। उसमें क्या किया था, सूरत की एक कंपनी से टाई अप किया, उसकी कुर्तियां देखा कि अच्छा डिमांड है, एक वेबसाइट बनाइए। अब बजट 50,000 का ही है, ये तो बहुत छोटा बजट है, इतने में तो किराना दुकान भी नहीं खोल सकते आप, और आप बिजनेस करना चाहते हैं पहली बात। तो ये बजट एक तो बहुत अनरियलिस्टिक छोटा अमाउंट है, बिजनेस के लिए से बड़ा अमाउंट चाहिए। दूसरा कि आप एक, अभी तो किसी कंपनी एजेंसी को भी हायर नहीं कर सकते, क्योंकि उनके भी रेट, वेबसाइट डेवलपमेंट सब महंगा होगा, तो भाई खुद सीखना पड़ेगा। एआई है, तो मैंने ऑनलाइन है, 20-21 साल की है ना। तो आप पहले पहले आप क्या करो, आप सीखो एसईओ, अपना एक जीएमबी प्रोफाइल बनाओ, गूगल माई बिजनेस लिस्टिंग, जो कि फ्री है। वहां पे आप अपने प्रोडक्ट ट्रेडिंग से शुरू करो। जैसे मैंने किया था ना, किसी भी मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट लिया, देखा उसकी मार्केटिंग उतनी अच्छी नहीं है, या मार्केट में स्कोप है भी और डिमांड है, क्योंकि मार्केट बड़ा है, सप्लाई हो सकता है, आप उनके ऑर्डर मंगाओ। और आप वो, जैसे मैंने कुर्ती का एग्जांपल लिया ना, सूरत के बंदे से मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट लिया, उसका प्रोडक्ट कुर्तियों का कॉस्ट था मान लीजिए 150 रुपया।
बात है 2011 की। ठीक है। क्रेप की कुर्तीज होती थी, वो सस्ती होती, प्रिंटेड होती है। उनसे प्रोडक्ट लिया 150 का, उनके सारे डिजाइन अपनी वेबसाइट बनाओ। आज के एआई है, एक अच्छी वेबसाइट बना सकते हैं। इंस्टाग्राम बहुत अच्छा है, फेसबुक है, यूट्यूब है, मत छोड़ो। इन सारे प्लेटफॉर्म पे पेज बनाओ। जीएमबी लिस्टिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। अपने पहले सारे दोस्तों को बोलो रिव्यू डाले, 5 स्टार रिव्यूज, और उसमें अपने प्रोडक्ट की फोटो भेजो उसको कि आपने इसको यूज किया है, ऐसे करके फोटो के साथ अपलोड करो। इट शुड लुक जेन्युइन। अब आपने अपनी वेबसाइट बनाई, उसका एसईओ किया। 10-5 कीवर्ड से एसईओ मत करो, मल्टीपल सिटीज में एसईओ करो। लोकल एसईओ कहते हैं उसको, जैसे हम करते हैं सिटी वाइज एसईओ। कि जैसे कुर्ती का डिमांड दिल्ली में है तो कुर्ती का बायर सर्च करता है कुर्ती मैन्युफैक्चरिंग इन दिल्ली। कुर्ती का डिमांड लखनऊ में भी है तो वहां सर्च करेगा कुर्ती मैन्युफैक्चरिंग लखनऊ। तो इस प्रकार से जिन जिन सिटीज से आपको कस्टमर चाहिए, उन सिटीज में अपनी वेबसाइट बनाकर सिटी वाइज प्रमोशन कर लो। एआई के चलते कंटेंट राइटिंग में बहुत ईजियर हो गया है, ह्यूमनाइज कर लो। एसईओ फ्रेंडली लिखने का प्रॉम्प्ट दो तो वो एसईओ फ्रेंडली कंटेंट भी लिख कर देगा। ऑप्टिमाइज करो, कंप्लीट ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ सब सीखो। देखो पैसा कम है तो या तो मेहनत कर लो या तो पैसा लगा लो। तो अभी पैसा कम है तो फिर मेहनत ज्यादा लगानी पड़ेगी। अब इसका प्रमोशन आपने सिटी वाइज कर दिया। सोशल मीडिया पे छोटे छोटे रील्स बना बना कर डालो। अगर मॉडल नहीं है ना, प्रोडक्ट, एक तो मैन्युफैक्चर मॉडलिंग की भी फोटो देता है, उनसे वीडियो भी मांगो कि आप जब फोटोशूट करते हो तो वीडियो दो, उसकी रील बना बनाकर अपने नंबर्स उस पर लगाकर फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब हर जगह डालना है। अब जब कस्टमर की लीड्स आएंगी, 150 रुपए की कुर्ती सेलर दे रहा है, आपने 50 रुपए का प्रॉफिट डाला, 200 रुपया हो गया। अब आपने 100 पीस भी बेचा, 100 पीस का ऑर्डर आया तो 50 रुपए का प्रॉफिट इंटू 100, 5,000 रुपए का प्रॉफिट आया। अब आपको ये देखना है कि महीने के अगर ऐसे 20 ऑर्डर्स भी आ जाते हैं तो आपने 5,000 इंटू 20, 1 लाख रुपया महीने का बना लिया। ये तो एग्जाम्पल कुर्ती का था। आप किसी भी प्रोडक्ट में ये काम कर सकते हैं। मैंने मतलब ऐसे ही शुरुआत की थी बिजनेस। जब जॉब से निकला ना तो ऐसा नहीं था कोई बहुत बड़ा सपोर्ट था, फंड था मेरे पास। खुद को सिक्योर रखने के लिए, क्योंकि रेंटेड घर में आप रहते हैं, तो एक 2 लाख रुपया का उधार लिया था 3 महीने के लिए, और 3-4 महीने के अंदर ही उसको पूरा लौटा दिया। किसी रिलेटिव से लिया था और वो इंटरेस्ट फ्री था। तो वो पैसा पूरा यूज भी नहीं किया मैंने। वेबसाइट बनाना मुझे आता था, मैंने खुद से सीखा था। एक सेल्स वाला बंदा था, मैं वेबसाइट बेचता था, वेबसाइट डेवलपर नहीं था। एसईओ सर्विस बेचता था, एसईओ सर्विस करने का एक्सपर्ट, एसईओ एक्सपर्ट नहीं था। लेकिन उस समय तो यही नहीं था, यूट्यूब से सीख सीख के और खुद से अप्लाई करके ये चीजें सीखी और इसी प्रकार से बिजनेस शुरू किया। तो मैंने जब बिजनेस शुरू किया था, आई वॉज 23.5, 23.5 साल का था। वाह, वंडरफुल। हमारी सोसाइटी के पास में एक बच्चे हैं, बच्चे कहेंगे वो 17-18 साल के होंगे, वो सिर्फ बिस्किट्स बेचते हैं। घर पे छोटा सा ओटीजी ओवन है, क्या बात है। क्या इन्वेस्टमेंट होगा उसका। वो उसका आधा किलो का पैकिंग करते हैं, और वो क्या करते क्या है, वो उन्होंने छोटा सा पैकिंग बनाया है जिसके अंदर 4 या 5 बिस्किट्स होते हैं, वो फ्री में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। फ्री में पहले आदत लगा रहे हैं। आप खा के देख लो, आपको अच्छा लगे। हाँ। तो हमारा 100 रुपए का पैकेट है तो आप 200-250 ग्राम का पैकेट देते हैं। तो अच्छा, बच्चे हैं तो लोगों को भी होता है यार, चलो ठीक है, इनको थोड़ा सा सपोर्ट कर देते हैं। हाँ। दूसरा, उनके अंदर इतनी इच्छा है। अब आप ही सोचिए, जिस एरिया में मैं रहता हूँ वहाँ लगभग 40-50 हजार घर हैं। तो उसके पास अगर सिर्फ बंद जाए घर, मरे से मरा, मैं कहता 200 घर भी बंद जाए, मरे से मरा, 200 इंटू अगर बिस्किट रोज सुबह चाहिए चाय के साथ, तो आप आइडिया लगाओ। और इन्वेस्टमेंट क्या है इसमें? कोई इन्वेस्टमेंट नहीं। मैं खुद सोचता हूँ कि इस एज में उन्होंने शुरू किया, वो कहाँ तक आगे जाएंगे। ऐसे ही है, बिहार के कई ब्रांड्स को मैं देख रहा हूँ ब्रांडिंग कैसे कर रहे हैं। जैसे मखाना के लिए, तो वहाँ मखाना बहुत सस्ते रेट पे, बिहार 90% उत्पादन करता है पूरे आई थिंक इंडिया का। ठीक है, पूरे इंडिया का 90% उत्पादन बिहार में होता है मखाना का। तो वहाँ पे लोग क्या कर रहे हैं, अपनी ब्रांडिंग के साथ एक वेबसाइट बनाई, ब्रांडिंग किया मखाना को, और उसको ऑब्वियसली मार्केट में महंगा बिक रहा है, वहाँ सोर्स करे सही रेट पे। आपने बहुत ज़्यादा स्टॉक नहीं खरीदना है। जैसे गारमेंट वाला सैंपल बोला, मुझे स्टॉक नहीं रखना था। जब डिजाइन का ऑर्डर आता है, वहाँ से इधर से ऑर्डर आया, उधर से वहाँ पे उधर से बनवाया और माल यहाँ मंगवाया अपने पास, क्योंकि सेलर से डायरेक्ट भिजवाऊंगा ना तो फिर मेरा होल्ड खत्म हो जाएगा बायर से। तो पहले मैन्युफैक्चरर से अपने पास माल लिया और यहाँ से भेजा। तो क्या होता था, माल आता था,
पैकिंग खुलता था, काउंट करके मैच करते थे कि अगर उसे कंप्लेन किया कि एक पीस खराब है या एक पीस कम है तो मैं देखूंगा ही नहीं, तो मैं कैसे आंसर कर पाऊंगा। तो वो देखना है। अब बस अभी टू कॉन्टैक्ट मेरा था, मेरा हटा के अब डिलीवरी का एड्रेस अब बायर का डल गया। तो इस प्रकार से आप मखाना का लोग ऑनलाइन बनाकर ऐसे ही बेच रहे हैं। उन्होंने दिखा दिया फैक्ट्री वैक्ट्री, लेकिन उसकी फैक्ट्री नहीं है वो। लेकिन बायर को क्या लग रहा है कि ये बहुत बड़ा सेटअप लेकर बैठे, किसी बार टाइम है आपके पास आके देखने का। अब ये बिस्किट वाला लोकल लेवल पे काम कर रहे हैं। आपने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया कि बिस्किट से बेच रहे हैं। अब कल के डेट में डिमांड बढ़ेगा तो वो अपना एक सेटअप खोल सकते हैं, उसको एक्सपैंड कर सकते हैं और ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं। लेकिन बिजनेस में एक और गड़बड़ी कहाँ होती है मैं बताता हूँ। कुछ लोग ना बिजनेस तो करते हैं लेकिन उनकी सोच बड़ी छोटी रहती है। वो सोचते हैं ना कि महीने का इतना आ जाए, मेरा काम हो जाए। वो उसको स्केल करना नहीं चाहते। तो क्या होता है, आपका बिजनेस शुरुआत में ना लॉस में जाना चाहिए। अगर आपकी कंपनी का टर्नओवर और आपका बैलेंस शीट प्रॉफिटेबल शुरुआत में दिख रहा है तो या तो आप बहुत बड़ा काम कर रहे हो या तो आप स्केल ही नहीं कर रहे हो। कैसे बताता हूं, आप देखिए जितनी भी यूनिकॉर्न कंपनियां शुरुआत से हजारों करोड़ का फंडिंग लेती है, लॉस में क्यों होती है? वो बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए, जैसे प्रॉफिट आया, मैंने 1 करोड़ का टर्नओवर किया मान लीजिए, मेरा खर्च है अभी 70 लाख का, तो 30 लाख प्रॉफिट दिखना चाहिए। अगर मैं विजनरी नहीं होगा, छोटी सोच होगी, तो मैं क्या करूंगा, 30 लाख रुपए में टैक्स वैक्स देके पैसा प्रॉफिट करके एक कार खरीदूंगा, अच्छा घर खरीदूंगा, एंजॉय करूंगा, पार्टी करूंगा, दुनिया को दिखाऊंगा सोशल मीडिया पे, देखो मैं बाली घूम के आया हूँ, मैं सिंगापुर घूम के आया हूँ, यूरोप टूर से आया हूँ, ये बढ़िया चल रहा है। अगले साल फिर वही 1 करोड़, वही 30 लाख का प्रॉफिट वहीं पे रुके हुए। लेकिन एक विजनरी बिजनेसमैन क्या करेगा, उस 30 लाख रुपए को और 5 मशीनरी लेगा और 4 ज्यादा स्टाफ बिठाएगा और अपने वॉल्यूम को बढ़ाना चाहेगा, तो वो 30 लाख रुपया और लगा देगा बिजनेस को ग्रो करने के खर्चे में। तो जब एक्सपेंस हो गया, 1 करोड़ रुपया कमाया, सैलरी वैलरी देके 70 लाख रुपया खर्च करके 30 बचा था, 30 को भी इक्विपमेंट पे लगा दिया, बिजनेस को बड़ा करने में, बड़े ऑफिस लेने में, ज्यादा एम्प्लॉय रखने में। आपका बिजनेस जिस प्रकार का उस तरीके, मेरा जैसे आईटी कंपनी है तो मैं 4 और नए कंप्यूटर लूंगा, पॉडकास्ट करता हूं तो बेटर लेंस लूंगा, बेटर कैमरा सेटअप करूंगा, या कुछ इंटीरियर इंप्रूव करूंगा, चेयर एम्प्लॉइज की खराब है, लग रहा है कि नहीं यार मजा नहीं आ रहा बैठ कर, तो मैं चेयर चेंज करूंगा। तो मैं एक्सपैंड करने के लिए फिर प्रॉफिटेबल रह ही नहीं सकते आप। शुरुआत में गलती यही करते हैं लोग, पैसा आता है प्रॉफिट ना, उसको ग्रोथ में नहीं लगाते। मैं चाहता हूं 30 लाख रुपया और लगाऊं, अगले साल 1 करोड़ की जगह मैं ऐसा कोई काम करूं, कोई डिजिटल मार्केटिंग कर दूं, एड चला दूं, जिससे कि 1 की जगह 1.5-2 करोड़ का टर्नओवर हो। फिर इसको लेकर जाना है 100 करोड़ तक, तब प्रॉफिट का मजा लेना है। मुझे याद आ गया, बहुत एक फेमस कंटेंट क्रिएटर है जिन्होंने अपना प्रोटीन का एक ब्रांड लॉन्च किया है, ये लोग गेस कर लेंगे। तो उन्होंने भी फैक्ट्री दिखाई थी, फैक्ट्री उनकी नहीं है, वो प्रोडक्ट बनवा रहे हैं कहीं से, ठीक है? उन्होंने एक दिखाना पड़ेगा था। एक चीज बेची। हाँ जो मेरा आपसे नेक्स्ट सवाल भी है, अक्सर एक लाइन बोली जाती है, हाँ, पीपल नेवर बाय प्रोडक्ट, दे बाय ट्रस्ट। दे बाय ट्रस्ट। करेक्ट। तो वहां से मुझे समझ में आया, अच्छा उस व्यक्ति ने खुद की फैक्ट्री नहीं खोली, जैसे आपने खुद का फैक्ट्री नहीं खोला, आपने कुर्ती बेची है। बस दुनिया को ये लगता था मैं ही मैन्युफैक्चर। अभी जैसे विराट कोहली है, विराट कोहली ने अपना ब्रांड लॉन्च किया, तो पहले ही कुछ समय में कितना बड़ा उसने टर्नओवर कर लिया, क्योंकि उसने उससे पहले जो अपने पर्सनल ब्रांडिंग पे काम किया। करेक्ट करेक्ट। तो अब आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट फेज में, पर्सनल ब्रांडिंग, ब्रांड। ये आज के समय में जी, कितना जरूरी है? बहुत बढ़िया सवाल पूछा है आपने विकास जी। पर्सनल ब्रांड, जैसे बाबा रामदेव को देखिए, पतंजलि का ब्रांड कौन है? बाबा रामदेव। कौन है उसका ब्रांड एम्बेसडर? खुद बाबा रामदेव। ऐसे ब्रांड्स जहां पे जो बिजनेस का प्रोमोटर है उसने अगर अपनी अच्छी छवि दिखाई है, एक विजनरी लीडर के रूप में इस्टेब्लिश किया है, एक बिजनेस को प्रोडक्ट, जो भी प्रोडक्ट उन्होंने भी, बाबा रामदेव ने भी क्या किया है, एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए दिखाया कि अच्छा हेल्थ केयर सब कुछ, आज तो कुछ भी बेच रहे हैं ना। तो अगर बिजनेसमैन अपनी पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर काम करेगा तो वो बिजनेस को किसी भी लेवल तक स्केल करने की क्षमता रखेगा। पर्सनल ब्रांडिंग को पर्सनल ब्रांडिंग को एक्सप्लेन करके बताता हूं। अगर बिजनेस का नाम लिया जाए तो उसको रहना चाहिए, जैसे मैं वेपल्स की बात करता हूं तो मेरे क्लाइंट्स को पता है कि ये
राहुल रंजन सिंह की कंपनी है। 90% बिजनेस ओनर्स का नाम ही पॉपुलर नहीं है जो बिजनेस चला रहा है, कोई फेस वैल्यू नहीं है। वो अपनी वेबसाइट पे, देखिए आज के डेट में कैसे पर्सनल ब्रांडिंग बना सकते हैं, एक तो अपने प्रोडक्ट्स से रिलेटेड कंटेंट क्रिएशन करके, जो भी प्रोडक्ट आप बनाते हैं, सब सोचते हैं ना एम्प्लॉय हायर कर लो, उससे करवा लो, पैसे खर्च कर लो, मेहनत नहीं करना चाहते लोग, पैसा खर्च करके काम हो जाए बस, मैं आराम से बैठा रहूं, मैं थोड़ी यूट्यूबर हूं, मैं थोड़ी कंटेंट क्रिएटर हूं। अरे भैया, बड़े बड़े रामदेव बाबा से तो बड़े बिजनेसमैन नहीं हो ना आप, वो रोज वीडियो डालते हैं। सारे आ गए, अमन गुप्ता, इधर से नमिता हाँ। साहब, शार्क टैंक वाले भी शार्क टैंक वाले जितने सारे देखिए आ गए। सब कंटेंट क्रिएट करते हैं, फनी कंटेंट, ट्रेंडिंग कंटेंट पे डांस करते हैं और वो वीडियो बनाते हैं, उनको शर्म नहीं आती। आप इसलिए शर्माते हो ना क्योंकि आप सोचते हो कि आप बहुत बड़े बन गए हो, आपको लगता है आप बहुत मैच्योर हो। एक्चुअली लाइफ में जितने बच्चे बने रहोगे, जितना बच्चे बने रहोगे, उतना ज़्यादा लाइफ को एंजॉय भी करोगे और अपने बिजनेस को भी ग्रो करोगे। तो पर्सनल ब्रांडिंग करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कंटेंट क्रिएशन। आगे आने वाले समय में एक बहुत बड़ी बात बोलने जा रहा हूँ, जो बिजनेसेस के ओनर कंटेंट क्रिएट नहीं करेंगे वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे। पहले सोशल मीडिया का एक पोस्ट डालना, हैप्पी दिवाली हैप्पी दशहरा, एक ड्यूटी की तरह लोग करते थे ना, उसको कोई नहीं देखता। बंद करिए ये हैप्पी दिवाली हैप्पी दशहरा का बैनर पोस्ट करना अपने सोशल मीडिया पे। अब आप शुरू करिए कंटेंट क्रिएट करना, आप वीडियोस बना कर डालिए। हैप्पी दशहरा से भी क्या मैसेज आप दे सकते हैं, अपने मुंह से बोलिए और चेहरा दिखाइए, ब्रांड बनिए, अपना फेस वैल्यू बनाइए कि कौन है पर्सन इस बिजनेस के पीछे। मैं भी कर सकता हूँ, मैं अपने वीडियोस अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड मैं अपने टीम को भी बोल सकता हूँ, आप ही बना के डाल लो। कई एंकर हैं हमारे पास जो बहुत अच्छा वीडियो बनाते हैं, वो बनाते हैं, वो भी एडिशनल बनाते हैं, वो एडिशनल होना चाहिए, ये नहीं कि आप ही बनाओ। दूसरा, पर्सनल ब्रांड बनाने के लिए आप बड़े बड़े अवार्ड शोज में जाओ, वहां पे अपने बिजनेस को नॉमिनेट करो। आप जितने ज़्यादा बार बार दिखोगे उतना ज़्यादा आपकी छवि इंप्रूव होगी। बड़े बड़े बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ आते हैं अवार्ड शोज में, उनके हाथों जब आप अवार्ड लेते हैं, वो फोटो और वीडियो जब आप अपने बिजनेस की वेबसाइट सोशल मीडिया पे दिखाते हैं, तो लोगों को दिखता है कि अच्छा कौन पर्सन है जो इसका प्रमोटर या डायरेक्टर है, कौन सीईओ है, कौन ऑनर है। ऐसा नहीं है कि ब्रांड फेस बनने के लिए लोगों को लगता है ना मेरा तो इतना बड़ा बिजनेस ही नहीं है, मैं क्या दिखाऊं। नहीं, ये सोच है। छोटा बिजनेस है ना, तब से ये आदत डालो कि आपको छोटे बिजनेस का भी फेस बन के चलना है। बड़ा बिजनेस अपने आप बनेगा तब जब आपका फेस वैल्यू, आपकी पर्सनल ब्रांडिंग हो। ये मत सोचो कि पहले बिजनेस बड़ा हो जाए, रिवर्स से चल रहा है कि पहले बिजनेस बड़ा हो जाए तब मैं अपना फेस वैल्यू दिखाऊंगा, अभी तो बेइज्जती लग रही है, मैं कैसे दिखाऊं। नहीं नहीं, आप पैशन बनाओ। तो जैसे हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, पॉडकास्ट पे जाओ, मीडिया पब्लिसिटी, पीआर करवाओ, बड़े बड़े न्यूज एंड मीडिया वेबसाइट पे अपना न्यूज पब्लिश कराओ। आप ये मत सोचो कि अरे नहीं हम पैसे देके नहीं न्यूज पीआर कराएंगे, हमारे पास तो खुद मीडिया आएगी आज तक वाले इंटरव्यू लेने। आपने कोई ऐसा बड़ा तीर नहीं मारा कि आपके पास आएगी इतनी बड़ी मीडिया और न्यूज एजेंसी, आपको खुद जाना पड़ेगा। शाहरुख खान से एक सवाल पूछा गया था एक अवार्ड शो में कि अच्छा बताओ शाहरुख, आईफा या कुछ था कि बताओ आपने ये जो अवार्ड्स आपको मिलते हैं, कितने अवार्ड खरीदे आपने। उन्होंने एक बहुत अच्छा आंसर दिया कि भाई शुरुआत में मैंने खरीदे, लेकिन बाद में मैं इतना सक्सेसफुल हुआ ना कि अब ये पैसे देकर मुझे अवार्ड देते हैं, बुलाते हैं और पैसे देते हैं मुझे। क्या हुआ है ना। तो ब्रांडिंग के ऊपर काम किया ना, ट्रस्ट पैदा किया ना आपने। अवार्ड में जब पार्टिसिपेट किया, एक बड़ी बॉलीवुड सेलिब्रिटी से ब्रांडिंग हो रही है, न्यूज़ पीआर हो रहा है, आपको दूसरे दूसरे कई नेटवर्किंग इवेंट्स होते हैं, लोग उसमें नहीं जाते जबकि उनको ये नहीं पता कि नेटवर्किंग से कितना कुछ सीखने को मिलता है, नए लोगों से मिलते हैं, वो एक जो विजनरी लोगों के साथ मिलते हैं, तो वहाँ भी स्केल अप होता है। कोलैबोरेट, जैसे हम करते हैं कोलैबोरेट, हमारे YouTube चैनल में आपकी वीडियो, आपके YouTube चैनल पे मेरा वीडियो, जब कोलैबोरेट करें तो हमारे फॉलोअर आपके पास, आपके फॉलोअर हमारे पास, जिसको पसंद आएगा वही आएगा, कोई जबरदस्ती तो आने से रहा। लेकिन आप ज़्यादा बार बार दिखो, तो ये समराइज करता हूँ, आप कंटेंट क्रिएट करो फेस वैल्यू बनाने के लिए। बड़े बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को लोग पसंद करते हैं, उनकी फोटो के साथ आपकी फोटो दिखेगी आपकी वेबसाइट पे, तो उस पर ट्रस्ट होगा। आप इसको एक्सपेंस मत समझो, ये इन्वेस्टमेंट है। तीसरा, मीडिया पीआर कराओ, मीडिया पब्लिसिटी कराओ, अपनी वेबसाइट पे दिखाओ एज फीचर्ड ऑन न्यूज, एबीपी न्यूज, एनडीटीवी, जी न्यूज, एएनआई, है ना,
पीटीआई, ऐसे बड़े बड़े मीडिया की लोगोज दिखते हैं ना, बड़े मीडिया के लोगोज बड़े ब्रांड दिखाते हैं। आप बड़े ब्रांड से ही सीखो ना। वो बड़े बॉलीवुड सेलिब्रिटी को हायर कर लेते हैं ब्रांडिंग कराने के लिए, ब्रांड एंडोर्समेंट के तौर पे, है ना। कई बार ऑनर भी साथ में, एमडीएच वाले को देखा आपने, बिल्कुल, उन्होंने शुरू से, हाँ। शुरू से ही अपना ही फेस वैल्यू चलाया, अपने को ही दिखाया। एक्टर्स एक्ट्रेसेस हैं लेकिन वो खुद को भी दिखा रहे हैं। अपना पर्सनल ब्रांड बनाना बहुत जरूरी है। आप दिखो, हर जगह दिखो। क्यों अवार्ड सेरेमनीज में बॉलीवुड सेलिब्रिटीज से अवार्ड लेकर आप बेटर ब्रांडिंग की तरफ जा सकते हैं? क्योंकि देखो, बड़े बिजनेसेस जो हैं उनका टर्नओवर हजारों करोड़ में है। दे कैन हायर अ बॉलीवुड एक्टर बाई पेइंग 2 करोड़ पर ईयर। ब्रांड एंडोर्समेंट में 2 करोड़ 5 करोड़ पर ईयर बड़े बॉलीवुड सेलिब्रिटीज लेते हैं। अब आप वो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो अगर अगर किसी अवार्ड इवेंट में 1 लाख 2 लाख 3 लाख रुपए देकर अगर आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, नॉमिनेशन फी देकर, जो कि उसकी मीडिया पब्लिसिटी के चार्जेस रहते हैं, तो उसमें आपको लाइफ टाइम के लिए बॉलीवुड सेलिब्रिटी से प्रचार होने का ऑप्शन मिल गया। जहां 2 करोड़ रुपए पर ईयर बड़ी कंपनियां देती है, वैसे ही चेहरे टॉप लेवल के बॉलीवुड एक्टर्स मात्र 2 लाख रुपए में अगर चेहरा यूज करने का परमिशन मिल रहा है आपको अपनी वेबसाइट पे। क्या आप अभी बॉलीवुड एक्टर की फोटो बिना परमिशन के डाल सकते हो? कॉपीराइट इशू हो जाएगा। लेकिन अवार्ड इवेंट वाली जो फोटोज होती है वो आपको अपॉर्चुनिटी देते हैं कि आप ये फोटो यूज कर सकते हो लाइफ टाइम के लिए, और उसमें आप भी खड़े हो। आपके डीपी में सिर्फ आपका फोटो दिखता है, और एक डीपी में व्हाट्सएप पे आप बॉलीवुड एक्टर के साथ खड़े हो और किसी कस्टमर से चैट कर रहे हो, वेंडर से चैट कर रहे हो। आपके एम्प्लॉइज का कितना मोरल अप होता है कि भाई हम एक बेस्ट कंपनी के साथ काम कर रहे हैं जो अवार्ड विनिंग कंपनी है। आपके वेंडर जो एसोसिएट है, जो कस्टमर ले रहा है, उसको भरोसा लग रहा है, करे अवार्ड मिला, कुछ तो काम किया होगा अच्छा। तो ये चीजें ना बहुत ही कॉस्ट एफिशिएंट है, और आप अभी से आदत डालोगे ना तो 10 साल में एक बड़ा ब्रांड खड़ा करोगे अपनी ब्रांडिंग करके, पर्सनल ब्रांडिंग करके। राहुल जी, थोड़ा सा पीछे चलते हैं, फ्लैशबैक करते हैं। हम्म, आप आए छोटे से शहर से हो, छोटे से कस्बे से आए हो, हम्म। तब तो ये बातें नहीं पता होंगी, नहीं पता था, बिल्कुल नहीं। तो सीखी होंगी। जी जब बिजनेस करना होगा तो उससे पहले बिजनेस करने का मन में आया होगा, जी यानी कि आपने बिजनेस कौन माइंड बनाया, जी। कॉन्फिडेंस आया होगा। हाँ, जब आपने बिजनेस करना शुरू किया, हम्म। तो मुझे वो जर्नी समझनी है ताकि ऑडियंस को समझ में आए कि अगर मुझे बिजनेस शुरू करना है तो हिच पता क्या होती है जो अंदर से रोकता है, यार मुझे कस्टमर कहाँ से मिलेंगे, मैं कैसे अप्रोच करूंगा। चाहे जैसे मैंने अगर कोई दुकान खोली, किराना की दुकान खोली, कपड़े की दुकान, तो कस्टमर मेरे पास आएगा। आप हैं सर्विस इंडस्ट्री में, तो आपको लोगों तक जाना था, तो आपने पहले कुछ कस्टमर्स कैसे क्रैक किए वो मुझे बताइए। बताता हूँ। मैं सेल्स में रहा। मैंने पहली जॉब कॉल सेंटर में, सिटी फाइनेंशियल एक बैंक उस समय फंक्शनल था इंडिया में, तो उसके लिए हम लोन को अपग्रेड करते थे, टॉप अप करना कहते हैं। तो शुरुआत में वो किया, जिनका लोन चला उनको टॉप अप करना, सेल्स कन्विंस करना कि सर ये फ़ायदे हैं, आपका लोन ख़त्म होने वाला है, आप और टॉप अप करना चाहते हो तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करके और आपका हम लोन टॉप अप कर देंगे। वो काम किया। दूसरा ऑस्ट्रेलियन प्रोसेस में काम किया, जहाँ पे मैं ऑप्टस नेटवर्क का सिम कार्ड बेचा करता था कॉलिंग से। सुबह 4 बजे बोर का प्रोसेस होता था, और मैं आपको बता दूं, आई एम नॉट अ मॉर्निंग गाय, मैं लेट नाइट वाला आदमी हूँ। मेरे लिए बहुत टफ होता है, रात में नींद नहीं आती और सुबह 4 बजे उठना है। फिर रोटेशन में अगले दिन फिर सुबह रात में नींद नहीं आएगी और फिर 4 बजे उठना है। तो बहुत टफ, खैर वो जर्नी था, लेकिन सीखने को बहुत कुछ मिला। इंटरनेशनल लोगों से बात करके मेरा एक्सेंट ठीक हुआ, थोड़ी इंग्लिश इंप्रूव हुई, लिसनिंग पावर ठीक हुआ। तो फिर उसके बाद तीसरी जॉब में जब मैं गया, तो वो शॉर्ट लिव्ड 2 जॉब्स थी, शायद मुझे भगवान ने तीसरी जॉब पे लाना था। तो यहाँ वेब डेवलपमेंट डिजिटल मार्केटिंग कंपनी थी, और डिजिटल मार्केटिंग हम करते थे, B2B पोर्टल कंपनी थी। तो यहाँ पे क्या था, बिजनेस ओनर को लीड जनरेट करके देते थे। तो यहाँ पे मैं सेल्स का काम करता था। सेल्स करते करते जब, क्योंकि घर दिल्ली जब आप आते हैं बाहर से ना, दिल्ली में जो लोग पहले से अपने माँ बाप के साथ रहते हैं ना, उनको बहुत कंफर्ट मिलता है। खाना पका के मिल जाता है, कपड़े धुल के और आयरन करके मिल जाते हैं, शूज वूज भी कई बार तो इतने पैम्परिंग है ना कि माँ बाप ही पॉलिश कर देते हैं, है ना। तो सब है, और कपड़ा पहन के आया, आज खोला फेंका, लॉन्ड्री होगा, फिर नया कल फ्रेश पहनना है। हम जब बाहर से आते हैं ना, तो हमें खुद से खाना बनाना होता है सुबह उठ के,
पहले तो झाड़ू से शुरू होता है। आप उठेंगे तो अपने रूम में अगर सफाई प्रिय है तो झाड़ू लगाएंगे। उसके बाद जो भी घर की माएँ करती है वो काम अपने लाइफ में अपना खुद ही करना होता है। तो वो स्ट्रगलिंग लाइफ होता है। खुद से खाना बनाया, पैक किया, कपड़े आयरन किए, और कपड़ा जब वापस आए ना तो लॉन्ड्री पे नहीं डाला, क्योंकि बार बार नहीं धो सकते। उसको हैंगर में टांगा कि 2-3 दिन के बाद मैं इसको रिपीट पहनूंगा, जब तक पूरी तरीके से ऐसा लगे कि ज़्यादा स्मेल होने लग गया तभी जाकर इसको खोलो। तो ये 2 बार तो कम से कम पहनना है उसको। तो ये स्ट्रगलिंग लाइफ के साथ साथ हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं। दिल्ली आए किस लिए? जॉब के लिए। तो 8-8 9-9 घंटे तो जॉब ऑफिस में सब कर रहे हैं, सब चले गए ओवर टाइम करने में लगे हुए। क्यों भाई? तो भाई ओवर टाइम करके चल 4 क्लाइंट ने शाम का 8 बजे का टाइम दिया है, घर में इंटरनेट नहीं है, कॉलिंग करके निकलेंगे। तो जब हम कॉलिंग करते थे, कॉलिंग करने के दौरान हमने कन्विंस करना सीखा क्लाइंट। अपनी वेबसाइट का पैकेज नहीं होता था वहाँ पे, हम मेंबरशिप देते थे पोर्टल का। तो कैसे कन्विंस करना है कि आपका बिजनेस ग्रो होगा, आपको लीड जनरेट होगी, तो सेल्स की आदत रही। अगर आप कोई भी बिजनेस शुरू करना चाहते हैं किसी प्रोडक्ट या सर्विस में, आपको सेल करना आना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली आपको सामान ही बेचना है। आप ये नहीं सोच सकते कि मुझे सेल करना नहीं आता और मैं एम्प्लॉय रख के करवा लूंगा। जो चीज़ आपको खुद नहीं आती ना, वो आप करवा भी नहीं सकते। तो आप अच्छे शेफ नहीं है तो अच्छे कुक नहीं बना सकते, क्योंकि आपको पता ही नहीं उसको क्या गलती कर रहा है, कहाँ पे ठीक कराना है। तो शुरुआत के दिनों में सेल्स करना मेरे लिए इसलिए ईजी था। जब मैंने जॉब की 4 साल, पहले बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव के तौर पे, फिर टीम लीडर के तौर पे मैंने टीम हैंडल की, डिसिप्लिन मेंटेन करना सीखा। ये अनुभव ने मुझे तैयार किया कि मैं अच्छा बिजनेसमैन बन सकता हूँ या नहीं बन सकता हूँ। फिर मैं असिस्टेंट सेल्स मैनेजर बना, जहाँ पे मेरे अंदर 3 टीम लीडर्स थे, 30 लोगों की टीम थी सेल्स की। तो फिर मुझे एक कॉन्फिडेंस आया कि ये जो B2B पोर्टल काम कर रहे हैं ना, कि मल्टीपल सिटीज में खुद का प्रमोशन करके लीड लाकर दे रहे हैं, अगर मैं चाहूँ तो मैं भी क्लाइंट का खुद की वेबसाइट बनाकर मल्टीपल सिटीज में प्रमोट कर दूं और उनको लीड ला सकता हूं। कॉन्फिडेंस था कि कैसे सेल करना मुझे पता है, मुझे टारगेट ऑडियंस पता था कि किनको कॉन्टैक्ट करना है। आप कोई भी बिजनेस अगर शुरू कर रहे हो तो सबसे पहले तो आपको ये सोचना होगा कि आपको क्या बेचना है, किसको बेचना है और क्यों बेचना है। आप क्या बेचना चाहते हो? मैंने बोला वेबसाइट और मल्टी सिटी एसईओ। क्यों बेचना है? किसको बेचना है? तो सारे बिजनेस ओनर को बेचना है, जो भी बिजनेस चला रहा है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग में हो, चाहे होलसेलर हो, सप्लायर हो, एक्सपोर्टर हो या सर्विस प्रोवाइडर हो। अब मेरे लिए सब बिजनेसमैन है। अगर कोई क्लिनिक है वो मेरे लिए क्लाइंट है, क्योंकि उनकी वेबसाइट चाहिए, उनको भी पेशेंट की लीड चाहिए, प्रमोशन चाहिए कि बेस्ट दिस क्लिनिक इन माई एरिया और माई सिटी। क्यों बेचना है? लास्ट किसको बेचना बता दिया, बिजनेस ओनर। क्यों बेचना है? इसलिए बेचना है क्योंकि इनको गूगल पे प्रेजेंस चाहिए, इनको अपना बिजनेस ग्रो करना है, इनको मल्टीपल सिटी में विजिबिलिटी चाहिए, गूगल पे और सोशल मीडिया पे और हर जगह। तो हमें क्लियर था कॉन्सेप्ट, अनुभव था कैसे बेचना है। तो हम लग गए कॉलिंग में। 2 बंदे बैठाए कमीशन पे। शुरुआत में ही मैंने बोला हर बिजनेसमैन को कॉल करो। डेटा कहां से मिलेगा? इंटरनेट भरा पड़ा है, गूगल है, सारे B2B पोर्टल्स है, सब जगह मैन्युफैक्चरर दिख जाएंगे आपको। उनका नंबर निकालिए, फोन लगाइए, बोलिए कि सर हम आपको मल्टीपल सिटीज में प्रमोट करेंगे, आपको डायरेक्ट बिजनेस की लीड आएगी। आप काहे बिजनेस ओनर, सॉरी आप क्यों B2B पोर्टल पे टिके हुए हो, उन पे डिपेंडेंट पड़े हुए हो? वहां से जो लीड्स आती है सबको फॉरवर्ड होती है। एक USP, प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट, कि हम आपको एक ऐसी खुद की वेबसाइट देंगे। जैसे B2B पोर्टल मल्टीपल सिटीज में रैंक करते हैं, आप कोई भी प्रोडक्ट सर्च करें किसी सिटी में, 2-3 पोर्टल है जो हर जगह दिख जाएंगे गूगल पे। हमने उनको बोला कि आप खुद का पोर्टल बनाओ, हम आपका खुद का पोर्टल बनाएंगे और मल्टीपल सिटीज में डायरेक्ट रैंकिंग देंगे गूगल पे। दिल्ली में भी आप ही दिखोगे, मुंबई में भी, कोलकाता में भी, चेन्नई में भी, USA में भी, UK में भी। कोई सर्च करेगा ना कि डिजाइनर साड़ी सप्लायर इन USA, वहां पे भी हम आपको रैंक करा देंगे। डिजाइनर साड़ी होलसेलर इन मुंबई, वहां भी करा देंगे, चाहे आप सूरत में बैठे हो, चाहे आप दिल्ली में बैठे हो। जब ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ तो हमने डायरेक्ट जो सेल्स के 2 कमीशन वाले बच्चे, क्योंकि मैं सैलरी दे नहीं सकता था, मैंने खोलना था खुद से अकेले। खुद कॉलिंग करूंगा, खुद बेचूंगा और शाम में वेबसाइट, रात में वेबसाइट बनाऊंगा। तो दिन में मेरा काम होता था। इन दोनों बच्चों को बोला कॉलिंग करो, एक पिच रटा दिया कि ये पिच बोलना है 1 मिनट का। क्लाइंट जब सुनने लगे, इंटरेस्ट ले, कॉल फॉरवर्ड टू मी। अब एक असिस्टेंट मैनेजर रैंक का आदमी, क्योंकि अनुभव उसको है, वो अब समझा रहा है क्लाइंट को, BD रैंक का नहीं। तो वो कॉल करते थे, फिल्ट्रेशन होता था। मैं 150-200 कॉल, कोल्ड कॉल तो नहीं डायल कर सकता। तो 2 लोगों से 150-150-300 कॉल डायल कराया, उनमें से 10-10 कॉल फॉरवर्ड हुई। मैंने सिर्फ 20 क्वालिटी कॉल ली,
उनको ऑनलाइन डेमो दिखाया, ऑनलाइन गूगल पे लाके इंटरनेट पे। उस समय जूम तो होता नहीं था, गूगल मीट होता नहीं था, तो कई बार एनी डेस्क पे ले लेते थे। एनी डेस्क से सॉफ्टवेयर आप दूसरे कंप्यूटर का रिमोट कंट्रोल ले सकते हैं, तो आप अपनी स्क्रीन शेयर कर दीजिए और अपने इस कंप्यूटर में दिखाइए। कई बार दूसरे लोग अपना कंप्यूटर का एक्सेस नहीं देना चाहते, तो अब मैंने बोला सर आप मेरा सिस्टम ले लो ना, मेरे पास तो खोने के लिए कुछ है ही नहीं। इसी में दिखा दिया। अब वो डेली की 20 कॉल जब हो रही है, तो महीने में 25 दिन में करीब आपने 400-500 कॉल बिजनेस ऑनर से बात किया। पहले महीने से जो बंदा 26,000 की नौकरी छोड़कर आया था मैं, और पहले ही महीने से 3 लाख 4 लाख का बिजनेस करना शुरू किया। पहले महीने से कॉन्फिडेंस था ना कि मैं कर लूंगा, मतलब कोई लुक बैक था ही नहीं, ये सोच ही नहीं थी कि मैं सक्सेसफुल नहीं होऊंगा, क्योंकि कॉन्फिडेंस है, मार्केट में डिमांड है, कोई देने वाला है नहीं। B2B पोर्टल खुद का ही प्रमोशन मल्टीसिटी कर रहे हैं। वेबपल्स वॉज द फर्स्ट कंपनी विच इंट्रोड्यूस मल्टीसिटी SEO एट दैट टाइम। अभी तो 15 साल में बहुत सारी कंपनियां वेबपल से ही निकल चुकी हैं, जिनको अनुभव हुआ, सीखा, उन्होंने अपनी कंपनी खोल दी, चला रहे हैं। मुझे कोई गिला शिकवा नहीं है, सब एंजॉय करो, सब कमाओ। इतना बड़ा मार्केट है, मार्केट में करीब 7 करोड़ रजिस्टर्ड MSMEs हैं। और आपको हैरानी होगी ये बात सुनकर कि मात्र 10 से 15% लोग ही डिजिटल प्रेजेंस के साथ मौजूद हैं। ओनली। कहां बढ़ेगा हमारा बिजनेस जब तक वो डिजिटल नहीं आएगा? हमारे MSMEs आगे बढ़ना ही नहीं चाहते, सोच ही नहीं है। वो सोचते हैं कौन वेबसाइट बनवाने जाए यार, फालतू का खर्चा है, चल तो रहा है बिजनेस। जब डूब जाते फिर बोलते यार अचानक से बिजनेस ठप क्यों हो गया? अरे जिसके पास वेबसाइट है वो लेके गया ना तुम्हारा बिजनेस, तुम बैठे रहो। तो इस प्रकार से हमने शुरुआत से ही बिजनेस क्रैक करना शुरू किया। और रात में मैं वेबसाइट बनाता था, जहां प्रॉब्लम आती थी, क्योंकि मैं सेल्स वाला था। बिजनेस शुरू किया ना, तब जाकर जैसी जैसी प्रॉब्लम आती गई, मैं किसी फ्रीलांसर को हायर किया था कि तुम वेबसाइट बना देना। एक फ्रीलांसर को हायर किया, तुम होस्टिंग देख लेना, मैं कंटेंट और SEO कर लूंगा, क्योंकि मुझे SEO करना आता है। तुम वेबसाइट का सेटअप करके दे दो, पेज बनाने का, मैं पेज क्रिएट करता रहूंगा, उसमें कंटेंट खुद से लिख के डालूंगा। मुझे पता है कैसे SEO फ्रेंडली कंटेंट लिखना है, और उसमें कीवर्ड कहाँ मेटा टैग में डालना है, ऑप्टिमाइज कैसे करना है, वो मैं करूंगा। और यही काम मैं करता था, रात रात भर मैनुअली पेज बनाता था। फिर कैसे इसको ये जैसी जैसी प्रॉब्लम आती गई, वैसे वैसे डेवलपर का सपोर्ट नहीं मिल रहा, मैंने बोला यार इसके भरोसे डिपेंडेंट नहीं रहना, खुद सीखो, खुद वेबसाइट डेवलपमेंट सीखी। होस्टिंग वाले के सर्वर पे कभी वायरस, कभी डाउन, कभी कुछ, मैंने बोला खुद से वो डेडिकेटेड सर्वर लो, उसको खुद से मैनेज करो, प्रॉब्लम आएगी देखा जाएगा। तो प्रॉब्लम आती रहती है। दिस इज हाउ वी स्टार्टेड क्रैकिंग क्लाइंट्स एंड बस। प्रॉब्लम ही आपके सॉल्यूशन, यानी कि आपके बिजनेस का बेस है। हाँ, अगर वो है तो भी आप कर पाएंगे। प्रॉब्लम इज गुड। लाइफ में कई लोग बोलते हैं ना, अरे प्रॉब्लम आ रही है, अरे प्रॉब्लम आ रही है तो फिर सॉल्यूशन ढूंढोगे, तब तुम बाहर निकलोगे कंफर्ट जोन से और कुछ नया आविष्कार करोगे। प्रॉब्लम ही तो सिखाता है, जब तक प्रॉब्लम नहीं आए हम सीखेंगे क्या? नहीं, बहुत कंफर्ट में आ जाते हैं, बहुत कंफर्ट में आ जाते हैं। मैं बताता हूँ, कोविड के टाइम की बात है। मेरे कुछ मैंने तो जॉब छोड़ दी थी, तो मेरे साथ के अच्छे अच्छे लेवल्स पे काम कर रहे थे, जिनका पैकेज 40-50 लाख रुपए के आसपास था। कोविड हुआ, फिर फायरिंग शुरू हुई। फायरिंग शुरू तो 3 महीने बाद ही, यार किस्त नहीं दे पा रहे हो। मैंने कहा 50 लाख का पैकेज है भाई। मैंने तो बिजनेस किया, तो मैं तो 4-5 लाख साल से कमा रहा था। करे 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 पता नहीं यार, क्योंकि उन्होंने उसको अपना एक लाइफस्टाइल बना लिया, अपने कंफर्ट में चले गए। हाँ, जबकि और ज्यादा पोटेंशियल रखते थे, सही तरीके से आप काम कर सकते थे। लेकिन जब मैंने जॉब छोड़ी थी, मुझे अच्छी तरह याद है कि मैंने अपना फाइनेंस को इस तरह से मैनेज किया था कि जब मेरा बिजनेस पहला फ्लॉप भी हुआ था, तो भी मैं सर्वाइवल स्टेज पे था, क्योंकि मुझे मालूम था कि अगर ऐसे दिक्कत हुई तो कहीं ना कहीं किसी से मांगना नहीं पड़े। ये खैर कैलकुलेशन है, अपना अपना एक्सपीरियंसेस है। मैंने 9 साल जब जॉब की तो देख लिए थे बहुत सारे बिजनेस, यार ये देखो ये कैसे खत्म हुए हैं या क्या रीजंस हैं। आपके अनुसार ऐसा क्या है भी? हिंदुस्तान में एक डेटा कहता है कि 100 में से लगभग 90 बिजनेस बंद हो जाते हैं पहले 3 साल के अंदर। करेक्ट। क्या रीजंस हैं उसके? यही है कि वो ना मार्केट रिसर्च नहीं करते, वो नहीं समझते कि इस प्रोडक्ट की नीड है कि नहीं है। नंबर 1, बस भेड़ चाल चल रहे हैं, सबने खोला तो मैंने भी खोल लिया, सब कंटेंट बना रहे हैं, मैं भी कंटेंट बनाने लग जाता हूँ। लेकिन वो पहले नीड्स तो डिसाइड करना पड़ेगा ना, किस में क्या स्किल है आपका। कॉपी पेस्ट कब तक चलेगा? कई लोगों का मैं एग्जांपल के तौर पर बताता हूँ। हमारी वेबसाइट इंडस्ट्री में ही हमारी कंपनी से एक एम्प्लॉई है जो सीख लेता है बहुत अच्छा, वो सोचता है जो राहुल सर कर रहे हो तो मैं भी कर सकता हूँ, और बढ़िया पैसा कमा रहे, बढ़िया लाइफस्टाइल जी रहे, चलो ये अब मैं इनके लिए काम नहीं करूँगा, मैं खुद का करूँगा। ठीक है, खोल लिया। जॉब पे था तो ही परफॉर्मर नहीं था। अब इमेजिन करिए जो नॉन परफॉर्मर जॉब पे है, वो कैसे बिजनेस में परफॉर्मर होगा? मैं टॉप परफॉर्मर BD था, मैं टॉप परफॉर्मर टीम लीडर था, मैं टॉप परफॉर्मिंग
असिस्टेंट सेल्स मैनेजर था, हर लेवल पे मैं टॉप परफॉर्मर था। आई वॉज डिसिप्लिन, आई वॉज पंक्चुअल एट वर्क, मैं रिस्पॉन्सिबल था, मुझे को ना अपनी पर्सनल चीज़ें इग्नोर करता था। नो होली, नो दिवाली, नो दशहरा। दिवाली की एक दिन की छुट्टी मिलती है विकास जी। अब आप ट्रेन से झारखंड जाओगे, लातेहार छोटा सा टाउन है, वहाँ हमारा घर है। बिहार में पैदा हुए, वहाँ भी पैतृक है, लेकिन जो है हमारा रहना बचपन झारखंड के हिस्से में पड़ा। जब बिहार पार्टीशन हुआ तो 2000 में, ईयर 2000 में अलग राज्य बना था तो झारखंड हो गया। लेकिन बिहार और झारखंड वाले दोनों को एक ही राज्य मानते हैं, ये अलग नहीं। तो एक दिन की छुट्टी है दिवाली की, क्या आप ट्रेन पे बैठेंगे तो दिवाली तो ट्रेन से आप शहर का देखेंगे, दूसरे शहरों से जब गुजरेगी ट्रेन तो हमने एक दो बार दिवाली ऐसी देखी जहाँ पे शहरों में दिवाली जल रही है, बस पहुँच गए, एक दो दिन की एक्स्ट्रा छुट्टी ली, तब जाके एक दिन रुका, एक रात जाने का, एक दिन वहाँ एंजॉय किया, एक रात आने का, तो 3 रात में एक ही दिन तो आप वहाँ रह पाए, पॉसिबल ही नहीं है। तो वो इसलिए फेल होते हैं क्योंकि वो डिसिप्लिन नहीं है वर्क पे, वो सीखना नहीं चाहते, बड़े परफॉर्मर नहीं है। और जब बिजनेस शुरू किया तो कैसे शुरू किया पता है? वेपल्स के 10 क्लाइंट से मैं बात करता हूँ, जिसको मैंने 2 साल में बेचा है सर्विस, उन्हीं को खींच लेता हूँ। अच्छा, उस लड़के ने? हाँ, ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं। तो वो इसलिए भी सर्वाइव नहीं कर पाते क्योंकि आप 2 4 5 10 क्लाइंट खींच लोगे। क्लाइंट कुछ होते हैं ग्रीडी, उनको लगता है शायद यही लड़का सब कर रहा था, चलो जो 5 लाख की सर्विस है ये बोल रहा है 2 लाख में कर दूंगा, 1 लाख में कर दूंगा। इसके लिए तो 1 लाख भी बहुत बड़ा अमाउंट है ना, वो तो 30 40 हज़ार की सैलरी से निकला, उसको तो 1 लाख मिल जाएगा, बहुत बढ़िया। लेकिन क्या वो वही क्वालिटी सर्विस दे पाएगा अकेले जो मैं एज अ टीम दे रहा हूँ? वो जो कॉस्ट है वो क्वालिटी का कॉस्ट है। 10 लोग इन्वॉल्व है एक वेबसाइट को प्रमोट करने में, डिपार्टमेंट्स है, ऑफिस का एक्सपेंस है, एम्प्लॉई का सैलरी है, तब जाके कॉस्ट बनता है। इतना मार्जिन नहीं है बिजनेस में कि हम 5 लाख आता है तो 3 लाख हम बचा लेते हैं, 2 लाख में वो कर पा रहा है। तो अब वो क्या करता है, 10 क्लाइंट तो चोरी कर लेता है, अब उसको चोरी करके आदत है करने की। अब सारे क्लाइंट तो उससे ट्रस्ट करेंगे नहीं, वो तो उसको नहीं जानते हैं तो वो भरोसा नहीं करेंगे। अब नया कैसे पकाओगे? अब वो नया क्लाइंट खुद से बनाने की कभी हैसियत ही नहीं है। अगर बना पाता तो हमारी कंपनी में ही टॉप परफॉर्मर रहता। अब वहां बैठ के नए क्लाइंट जब बनाना चाह रहे हैं, पुराने क्लाइंट जो 10 खींचे वो भी 6 महीना 7 महीने में उनको समझ में आ गया कि इसको आता होता कुछ नहीं, ये 2 लाख भी बर्बाद हुई और जो प्रमोशन था वो भी खराब करवाया। अब उनमें से 4 5 क्लाइंट तो शर्म से नहीं आ पाते कि भैया इंसल्ट लगेगा, वेपल्स के पास वापस जाऊंगा। 2 4 5 है प्रोफेशनल, बोलता है अरे यार गलती हुआ वापस से वेपल्स से वेबसाइट के लिए बोलो रिज्यूम करे सर्विसेज हमारी, हम फिर से उन्हीं से करवाएंगे प्रमोशन। तो ये लोग इसलिए फेल होते हैं सर क्योंकि वो बेचना नहीं सीखा, चोरी करना सीखा। चोरी कितने दिन चलेगी? ये तो वो बात है जो इस प्रकार का बिजनेस करते हैं। अब आप बोल रहे थे कि 90% बिजनेसेस फेल होते हैं फर्स्ट ईयर में, क्यों? अगर चोरी नहीं भी करते हैं, नंबर 1 हार्ड वर्किंग, डिसिप्लिन, पंक्चुअल, लर्निंग का स्कोप उनके पास कितना है, क्या प्रोडक्ट सॉल्विंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट है, और कितने पैशनेट होकर उसको सेल करना आता है उनको। और सेल करने के बाद आप आफ्टर सेल सर्विस आपकी कैसी है, प्रोडक्ट या सर्विसेज सब में मैटर करता है। तो ये सारी चीज़ों में फेल होते हैं। इंडिया वैसे भी आफ्टर सेल्स सर्विस में बहुत पीछे है। बहुत पीछे है, ये तो कह सकते हैं आप। मतलब उनको लगता है सामान बेच दिया, अब मतलब हमें खरीद दिया क्या कि हम लगे पड़े रहे, वो ना आगे। इसलिए तो जो ट्रस्टेड ब्रांड है ना, वो इसलिए ट्रस्टेड है क्योंकि आफ्टर सेल सर्विस अच्छी है उनकी, बहुत अच्छी है। अभी हमारा मतलब एक एक्सपीरियंस रहा है ये। एक्चुअली मैं इसलिए भी बात शेयर कर रहा हूँ ताकि जो भी व्यक्ति भी देख रहा है, ट्रस्ट बहुत महंगा है, क्योंकि भरोसा एक बार कस्टमर का जब टूटता तो दोबारा नहीं आता। नहीं, अभी हमने बहुत ब्रांडेड हॉस्पिटल में हमें काम पड़ा, तो ब्रांडेड है, उसकी चेन्स हैं, तो हम गए, जो सर्विस थिंग ले ली, उसके बाद उनके जो कमिटमेंट्स थे कोई भी पूरे नहीं हुए। हमने कॉल भी किया तो कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। तो पता लगता है कि ब्रांड गिरता कैसे है, बिजनेस खत्म कैसे होता है। तो पहला तो होगा, अभी अगर आप चलते ही अनएथिकल चल रहे हो, आप चोरी कर रहे हो, तो वो तो अनएथिकल रहेगा। करेक्ट। दूसरा ये हो गया कि मुझे लगता है जब आप सेल सर्विस नहीं देते, आफ्टर सेल सर्विस नहीं देते, तो भी आपका बिजनेस चल नहीं पाएगा आगे। नहीं चल सकता। कॉपी अगर मैं जिस शहर से मैं आता हूँ ना, वो छोटा सा शहर है, 3 4 लाख की आबादी है। हाँ, आप मानेंगे यहाँ पे रेडीमेड गारमेंट्स कितनी शॉप है? मेरे ख्याल मोर देन 400 शॉप्स हैं, 50 और, क्योंकि हर दूसरी गली में सबसे आसान काम ये लगता है, दिल्ली जाएंगे, माल खरीदेंगे और बेच देंगे। तो या फिर दूसरी क्या है, सैलून्स होंगे बहुत सारे। करेक्ट। बहुत ज़्यादा खुल गए। क्यों?
क्योंकि या तो खुद से सीखा हो, दूसरे को देख कर रहे हैं। मैं बड़ा अभी हमने एक पॉडकास्ट किया था, ये डिस्कशन चल रहा था हमारा कि मान लो किसी ने सैलून खोलना है, आपको पैशन है, आपको अच्छा लगता है, कम से कम इतना दिमाग तो लगाओ। अभी एक सोसाइटी के बाहर आप खोल रहे हो तो जगह बहुत मायने रखती है। वहाँ ऑलरेडी अगर 6 हैं, वो घर वहाँ पे 3,000 हैं, हाँ, तो वहाँ कौन सर्वाइव करेगा? डिमांड कम है, सप्लाई ज्यादा हो गया। ये प्रॉब्लम होती है। अब एक बात बताइए, आप हैं एसईओ के अंदर, हम्म वेब डेवलपमेंट के अंदर, हम्म एआई आ रहा है, हम्म। तो एआई से तो लोगों को इस तरह से डराया जा रहा है कि एआई आपकी जॉब खा जाएगा। तो आपकी कंपनी के भी तो जो सर्विसेज हैं उसका भी तो इम्पैक्ट पड़ता हुआ, तो एआई आपके बिजनेस पे इम्पैक्ट डाल रहा है या आपका सपोर्टिंग हैंड बन गया है? एआई एक चमत्कार है, चमत्कार है, और ये लोगों को के लाइफ को आसान करने के लिए बना है, लोगों की लाइफ को फास्टर करने के लिए बना है, बेटर क्वालिटी काम करने के लिए बना है। ये कभी जॉब नहीं खा सकता। एआई के आने के बाद दो प्रकार के लोग इस दुनिया में दिखेंगे। नंबर वन, जो एआई को यूज करते हैं, एआई यूजर्स। नंबर टू, एआई यूज करने वाले बिजनेस ओनर्स और एंटरप्रेन्योर्स जो बहुत फास्टर ग्रोथ ले सकते हैं। एआई के आने से क्या हुआ, अगर कंटेंट राइटिंग एग्जांपल के तौर पे बात करें, जिसके लिए आपको, अगर आपके पास बहुत सारी वेबसाइट का ऑर्डर आ गया, क्लाइंट आ गए, तो आपको 10 20 30 लोगों की टीम हुआ करती थी। आज अगर आपके पास 10 लोगों की ही टीम है तो 30 लोगों की प्रोडक्टिविटी आप 10 लोगों से करा सकते हैं। एआई के आने से एक वेब डेवलपर कभी फंसता था किसी कोडिंग में, किसी एरर पे, तो उसको एक बहुत एक्सपीरियंस सीनियर की जरूरत पड़ती थी। तो उस समय में भी मैंने आज के 2019 की बात बता रहा हूँ, लास्ट 2019 20, अच्छा 19 में तो कोविड, 20 में आया ना, 21 की बात बता रहा हूँ, 5 साल पहले हमारे पास एक सीनियर वेब डेवलपर थे जिनको हम करीब 1.25 लाख की सैलरी देते थे। और उसमें भी उनका टशन ऐसा रहता था कि भाई मैं तो बहुत कर रहा हूँ इस कंपनी के लिए, और हम इतने डिपेंडेंट फील होते थे कि यार ये नहीं रहेगा तो क्या होगा, क्योंकि जूनियर डेवलपर जहां फंसेगा यही हेल्प करेगा। आज के डेट में अगर एक 3 साल का अनुभवी डेवलपर भी है, वेब डेवलपर, तो उसको 10 साल अनुभवी वेब डेवलपर की जरूरत नहीं है। आज ऐसे वेब डेवलपर जो 2 लाख की सैलरी पे बैठे थे ना, उनका ले ऑफ हो रहा है। क्यों हो रहा है, वहां उनकी नौकरी क्यों जा रही, क्योंकि वो एआई यूज कर कोई ऐसा बड़ा एडवांस नहीं बना रहे कि वो वैल्यू दे सके। आज 30,000 50,000 वाला वेब डेवलपर, 60,000 वाला वेब डेवलपर अगर 2 लाख वाले वेब डेवलपर के बराबर का काम कर रहा है, तो एज अ कंपनी एम्प्लॉयर के तौर पे बात करें तो हमारा बिजनेस बिल्कुल सफर नहीं कर रहा, और बिजनेस को हम फास्टर स्केल कर पा रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पा रहे हैं एआई की मदद से। एआई हर प्रोडक्ट में घुस रहा है, हर प्लेटफॉर्म में घुस रहा है। गूगल में एआई, यूट्यूब पे एआई। आपको पहले टाइम स्टैम्प बनाना होता था यूट्यूब पॉडकास्ट का ना, तो आप क्या करेंगे, पहले पूरा वीडियो देखेंगे, टाइम टाइम नोट करेंगे, फिर अपना बना के टाइम स्टैम्प करेंगे। आज आस्क का बटन आता है, आस्क पे क्लिक करिए, बोलिए समराइज दिस वीडियो, पूरा वीडियो का कंटेंट समराइज कर देगा वो ऑडियो से। फिर बोलिए कि क्रिएट टाइम स्टैम्प ना, तो आपने जितने सवाल पूछे हैं उसका टाइम स्टैम्प बना देगा, कॉपी पेस्ट मार के डाल दीजिए। हो सकता है थोड़ा सा 1 2 सेकंड का आगे पीछे कई बार हो जाता है, लेकिन फर्क नहीं पड़ता। मेहनत जितना लग रहा था उसके कंपैरिजन में तो बहुत कम एफर्ट पे ज्यादा काम हो गया। तो एआई सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप के अंदर, हर जगह आ रहा है, और उस एआई को यूज करके आप जो ग्रोथ 10 सालों में अचीव करते वो शायद 1 साल में अचीव कर सकते हैं। जो ग्रोथ अचीव करने के लिए आपको 500 एम्प्लॉय की जरूरत थी, शायद आज 50 एम्प्लॉय से उतना बड़ा काम कर सकते हैं। और रही बात की जिसकी जॉब जा रही है, उसको बदलना पड़ेगा। और जो बिजनेसमैन सोच रहे कि यही सिर्फ चैट जीपीटी है, अरे बस हो गया, इसमें कुछ नहीं रखा, चलो हमारा काम चल रहा है, हमारे लिए नहीं है, वो गलत कर रहे। छोटा भी बिजनेस है उसको भी यूज करके उसको अपने बिजनेस को स्केल करना चाहिए, और जो बड़ा बिजनेस है उसको भी स्केल करना चाहिए, वरना कंपटीशन में रफ्तार ऐसी बढ़ेगी एआई यूज करने वालों की कि आप पीछे रह जाएंगे और वो आगे निकल जाएगा। आप इतने सारे बिजनेसेस का काम कर रहे हैं, हम्म। तो कोई 2 3 स्टोरीज ऐसी बताइए जो बिल्कुल ही ग्राउंड लेवल पे पहले काम कर रहे थे और आज उन्होंने काफ़ी अच्छा मार्केट शेयर कैप्चर कर लिया है। एक एग्जांपल दूंगा, उनका नाम नहीं लूंगा अभी, लेकिन वो सूरत के
मेरे को समझ में आ गया। साड़ी मैन्युफैक्चरर टेक्सटाइल किंग हैं, और उनसे मैं मिला था 2014 के करीब। और वो एक छोटा बिजनेस कर रहे थे, और इसका रेफरेंस वीडियो हमारे चैनल पे भी उपलब्ध है। उन्होंने खुद ही ये जो मैं बोल रहा हूँ इसका तथ्य प्रमाण मेरे यूट्यूब चैनल पे है, जहाँ पे उन्होंने हमारे एक अवार्ड शो में शिरकत की थी। तो स्टेज पे ये सारी बातें एक सक्सेस स्टोरी और टेस्टिमोनियल के तौर पे बोला हुआ है। तो उनको बिजनेस ऑफलाइन तरीके से ही करना आता था उस समय, और वो बिजनेस कर रहे थे। वहाँ पे जो फुटफॉल आता था ना, साड़ी के ऑल ओवर इंडिया के जो दुकानदार होते हैं वो आते थे उनके पास, और वो दोनों ब्रदर बैठते थे और काम करते थे। बाद में जब हमसे मिले, हमने बोला इसको ऑनलाइन लाइए ना सर, ग्लोबली बेचिए। आप सिर्फ सूरत में जो फुटफॉल हो रहा है वहीं तक क्यों है? बायर आप तक आ रहा है, आप बायर तक क्यों नहीं जा रहे हैं? और भी तो मार्केट में बैठे हैं जो बायर ऑनलाइन सर्च कर रहे हैं। तो हमने उनका गूगल माई बिजनेस लिस्टिंग किया। अब मैं बताता हूँ एक सिंपल गूगल माई बिजनेस लिस्टिंग का कितना बड़ा पावर है। साथ में हमने एक वेबसाइट भी बनाई, उसका भी एसईओ किया। तो गूगल पे कोई लिखे सिंथेटिक साड़ी मैन्युफैक्चरर इन सूरत, उनका नाम टॉप पे है। साड़ी मैन्युफैक्चरर इन सूरत, उनका नाम टॉप पे है। तो एक तो इंक्वायरी आनी शुरू हो गई। दूसरा, उनके पास एक दो यूट्यूबर गए जस्ट कोविड के पहले। उन्होंने बोला कि सर साड़ी के बारे में बताओ, और इंटरव्यू किया। वो जो वीडियो बनाया साड़ी के मैन्युफैक्चरर है सूरत में और ये कैसी कैसी साड़ियां बेचते हैं, उसमें एक्सप्लेन किया। उन्होंने इतने सहजता से, बड़ी शालीनता से एक्सप्लेन किया अपने प्रोडक्ट को। तो वो वीडियो वायरल हो गया, 4-5 मिलियन व्यू चला गया। कोविड का टाइम था, सब खाली बैठे थे। कोविड ने सबसे ज्यादा कंटेंट क्रिएटर पैदा किए हैं पूरे वर्ल्ड में, इंडिया में भी। तो वो वीडियो वायरल हुआ, उसके बाद 10 और यूट्यूबर उनके पास आए, उनकी वीडियोस भी चल पड़ी। क्वालिटी आपके अंदर होनी चाहिए, प्लेटफॉर्म हम दे सकते हैं। आप अच्छे कम्युनिकेटर हों, कॉन्फिडेंट हों, और लोगों की मदद करने की भावना से बिजनेस कर रहे हैं, तो ही आप सक्सेसफुल होंगे। कोई फॉर्मूला मंत्र नहीं है कि हमने वेबसाइट बना दी, सोशल मीडिया मार्केटिंग कर दिया और आप ही सक्सेसफुल होगे और कोई नहीं। अगर आपके अंदर, देखिए बिजनेस एक अवसर से पैसा कमाने का नहीं होता। हम शुरू में जब बिजनेस में घुसे थे तो क्या सोचते घुसे थे? पैसा कमाना है, लाइफ को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करना है। बाद में महसूस होता है कि नहीं, बिजनेस इससे कहीं ऊपर है। लोगों को एम्पावर करना है यार, देश को बदलना है यार। जीएसटी ज्यादा से ज्यादा हम भरते हैं तो देश आगे बढ़ता है। आज हम और आप बैठे हैं, अभी फिलहाल देश को कोई फायदा नहीं है। पॉडकास्ट को हटा दीजिए, उससे तो लोग सीखेंगे, वो तो फायदा है ही, लेकिन देश को एज अ गवर्नमेंट कोई फायदा नहीं है रेवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी मैं बोलता हूं कि विकास जी आप हमसे एक वेबसाइट बनवा लीजिए। विकास जी ने बोला ठीक है, एक वेबसाइट बनवा लेता हूं। कितने की? मैंने बोला 2 लाख का है, लेकिन आपसे प्रेम है, दोस्ती है, 1 लाख में बना दूंगा। विकास ने बोला चलो डील डन करो जी। मैंने बोला 1 लाख रुपए की सर्विस है, 18% जीएसटी है, 1,18,000 मुझे पे कर दीजिए। आपने 1,18,000 मुझे पे किया, 18,000 रुपया सीधे गवर्नमेंट के पास चला गया। बिजनेस हम जैसे ही डिसाइड आपने हाँ कहा, मेरे साथ ट्रांजैक्शन किया, 18,000 का सीधा फायदा गवर्नमेंट का है। तो एक बिजनेसमैन कितना एम्पावर करता है। तो ये जो सूरत के साड़ी मैन्युफैक्चरर थे, बैक टू टॉपिक जाता हूं, इन्होंने लोगों की मदद करने की सोची। उन्होंने बोला घर से जो महिलाएं साड़ी का बिजनेस करना चाहती हैं, 5,000 दो, 10,000 दो, 25,000 दो, जितनी पूंजी उतनी दो। जिस रेट पे मैं बड़े बायर को देता हूं, अपने बड़े दुकानदार को देता हूं, उसी रेट पे मैं 5,000 का ऑर्डर में भी आपको दूंगा, आप बेचो, घर घर बेचो। ये वीडियो औरतों को इतना पसंद आया कि भाई मैं घर से काम करूंगी, मैं भी सेल्फ रिलायंट बनूंगी, मैं भी आत्मनिर्भर भारत का हिस्सा बनूंगी और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनूंगी, मैं भी घर को सपोर्ट करूंगी घर चलाने में। ये काम इतना ऑर्डर आने लगा कि 10,000 चैट्स, 10,000 मैसेज। आज की स्टोरी ये है, आज भी वो हमारे क्लाइंट हैं। उस समय जो पैसा वो शुरुआत में उन्होंने खर्च किया था, उससे 50 गुना ज्यादा अमाउंट आज हमें देते हैं साल का। आज उनके फ्रेंचाइजी स्टोर 300-400 खुल गए हैं पूरे इंडिया में, रिटेल चेन उनके ब्रांड के नाम पे।
आज वो बड़े बड़े मंच पे चीफ गेस्ट के तौर पे बुलाए जाते हैं, टेक्सटाइल किंग कहे जाते हैं सूरत के। और आज करीब उनका नेटवर्थ 350 से 400 करोड़ का हो गया है। इतना बड़ा चेंज मैंने किसी के लाइफ में देखा, तो एक बहुत बड़ा लेसन ये मिला कि हम सिर्फ मीडियम मात्र हैं, हम उनको प्रमोट कर सकते हैं, लेकिन बिजनेस अगर आगे बढ़ाना है तो आप कस्टमर की सर्विस, एक बार कस्टमर को सामान भेज दिया, आपने सोचा आज का सोचा, अरे नहीं, जो ब्रांड तब बनोगे आप ना जब आज के हैबिट ठीक करोगे, आप इतनी बढ़िया सर्विस दो कि वो कस्टमर बार बार आपके पास आए। अच्छी सर्विस दो और अच्छे कम्युनिकेटर बनो, लोगों की मदद करने की भावना से काम करो। तो ये एक एग्जांपल है, और भी कई एग्जांपल है। कोई फर्नीचर मैन्युफैक्चरर, उनका नेशनल लेवल पे प्रमोशन किया, ब्रांडिंग किया। अच्छा, ये सारे बिजनेसमैन क्यों सक्सेसफुल हो रहे हैं? हम जो जो चीजें उनको बता रहे हैं ना, उस पर डाउट नहीं करे कि पैसा काटने का तरीका ढूंढ रहा है। वो पहले एनालाइज कर रहे हैं, सोच रहे हैं, अपनी टीम से डिस्कस कर रहे हैं, टीम को लग रहा है कि हाँ सर, विजनरी आप हैं, आपको आगे बढ़ना है, तो ये सब करवाइए, ये जरूरी है। तो जो विजनरी बिजनेसमैन है वो सिर्फ वेबसाइट और एसईओ करके छोड़ता नहीं है, वो सोशल मीडिया पे भी रखता है। उनके कम से कम 100 से ऊपर यूट्यूब चैनल है टेक्सटाइल किंग के, अलग अलग लैंग्वेजेस में, मराठी, मद्रासी, बंगाली, पंजाबी, नेपाली, उड़िया, जो लैंग्वेज बोलिए उस लैंग्वेज में बात करके यूट्यूब कंटेंट बन रहा है, उनके प्रोडक्ट बेचे जा रहे हैं कि आप अपने लैंग्वेज में सुनो। तमिल, तेलुगु, मलयालम सब में एआई का इस्तेमाल हो रहा है। नहीं नहीं, रियल एंकर्स हैं उनके रियल एंकर्स उस लैंग्वेज के हायर कर लिए। 350 लोगों की टीम है खाली कंटेंट क्रिएशन की। 350 लोग? हाँ, उसमें मार्केटिंग भी है, लेकिन 350 की जो टीम बनाई उन्होंने ना, पूरी मार्केटिंग की, सेल्स, मार्केटिंग, कंटेंट क्रिएशन, सब कुछ। तो आप सोचिए कि कम से कम 40 लैंग्वेजेस की वीडियो चैनल है, तो 40 तो एंकर हैं अलग अलग लैंग्वेज के, जो नेटिव लैंग्वेज स्पीकर है। कोई तमिल का एंकर है जो तमिल में समझा रहा है, कोई तेलुगु में, कोई मलयालम में, कोई उर्दू। सिखा रहा है बिजनेस करना? नहीं, वो अपने प्रोडक्ट को एक्सप्लेन कर रहा है कि ये देखिए नया साड़ी आया जी, ये नया कुर्ती आई जी, ये अच्छा। लहंगा आया जी। वो अपने प्रोडक्ट दिखा रहा है, और वो यूट्यूब चैनल्स बने हुए हैं, वहां पे ऑर्डर हो रहे हैं। तो कंटेंट क्रिएशन में आए, उनकी ब्रांडिंग की, अवार्ड शोज में बुलाया, पार्टिसिपेट किया, दुनिया को दिखा कि भाई इतने बड़े बड़े बॉलीवुड सेलिब्रिटीज से अवार्ड मिल रहा है, जरूर कुछ अच्छा कर रहे हैं। क्वालिटी भी होनी चाहिए, तो प्रोडक्ट क्वालिटी भी अच्छी दी, आफ्टर सेल सर्विस बढ़िया दिया, टीम को ग्रो करने में लगे रहे। ये नहीं कि आज पैसा आया, प्रॉफिट 1 करोड़ रुपया का बिजनेस किया, 30 लाख प्रॉफिट हुआ, बस शॉपिंग करने लगे। नहीं, 4 और 10 टीम बढ़ाओ, सेल्स के बंदे बढ़ाओ, स्टॉक बढ़ाओ, मशीनरी एडवांस करो। तो करते गए। आज 2014 से 26, 12 वर्षों में एक पर्सन 350-400 करोड़ का आदमी बन सकता है। और अभी बात हुई रिसेंटली, हमारे आज भी बहुत अच्छे संबंध है, वो बहुत बिजी हो गए, लेकिन बातचीत बीच बीच में होती रहती है। तो उन्होंने बताया कि आईपीओ लॉन्च करने की तैयारी हो रही है। एसईओ और एआई सर्च? बोथ, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, क्योंकि एसईओ तो इम्पोर्टेंट है, एसईओ के बिना आप एआई सर्च पे आएंगे नहीं। वेबसाइट और इंस्टाग्राम? वेबसाइट और इंस्टाग्राम के दोनों के अपने फायदे हैं। तो फर्स्ट प्रायोरिटी वेबसाइट, सेकंड प्रायोरिटी इंस्टाग्राम। ब्रांड और प्रोडक्ट? ब्रांड। ब्रांड। ब्रांड बनाओ, प्रोडक्ट सब बेच रहे हैं। ओके। हाँ। प्रॉफिट और ग्रोथ? आप ग्रोथ माइंडसेट के साथ काम करो, लेकिन विजन प्रॉफिट का ही होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट, हायरिंग फास्ट और हायरिंग राइट। हायरिंग राइट, स्किल्ड मत हायर करो, एटीट्यूड के लिए हायर करो। स्किल तो सिखाए जा सकते हैं, लेकिन राइट एटीट्यूड आप कभी नहीं सिखा सकते। बुक्स और मेंटोर्स? If you can't find a mentor, rely on books, but mentors will teach you with experience, their experience, real life experience. फाइनली बुक्स भी तो किसी मेंटोर ने लिखी है। हाँ, करेक्ट करेक्ट। लक और डिसिप्लिन? मुझे बड़ा मज़ा आया आपसे बात करके। बिजनेस को किस तरह से सोचना चाहिए, किस डायरेक्शन में सोचना चाहिए, मुझे बहुत अच्छी इंसाइट्स मिली आज जी, उम्मीद करता हूँ आपको भी बहुत मज़ा आया। बहुत मजा आया विकास जी, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर। मैं खुल के अपने पुराने दिन याद कर पाया, अपने पुरानी मेमोरीज की बातें हमने डिस्कस की। बहुत अच्छा लगता है जब विजनरी लोग बैठे हो और प्रोडक्टिव बातें हो रही हो। तो अगर युवाओं को, मेरा तो एक ही सपना है कि बिजनेस पहले तो शुरू किया था पैसा कमाने के लिए, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के लिए, लेकिन अब सपना है कि इस बिजनेस को उस लेवल पे हम ला चुके हैं कि अब हम यूथ को एम्पावर करने के ऊपर काम करें।
टायर 2 टायर 3 सिटीज़ के यूथ को स्किल्ड बनाए, उनको ट्रेनिंग दे। अभी वेपर फाउंडेशन हमारा जो है वो इसी के ऊपर काम कर रहा है। हमने रांची में ब्रांच ऑफिस इसीलिए खोला, और मेरा बर्थ प्लेस औरंगाबाद है, वहाँ पे खोला, क्योंकि झारखंड में पला बड़ा, तो झारखंड की भी अपनी एक ड्यूटी है उस मिट्टी की, कि मैंने यहाँ पे पला बड़ा हूँ, पढ़ाई की है, तो अब मैं इस राज्य के लिए कुछ करूँ। पैदा करने वाला जो स्टेट है वो बिहार है, तो वहाँ मेरा पैतृक गांव है औरंगाबाद में, तो औरंगाबाद में एक ब्रांच ऑफिस खोला, सिर्फ इसी मकसद के साथ कि जो दिल्ली में मैं काम कर रहा हूँ, यहाँ पे जो लोग बाहर से छोटे शहरों से आ रहे हैं जॉब के लिए, मैं वहीं पे उनको जॉब तक लोगों को ना आना पड़े, लोगों तक जॉब पहुंचे। आप अपने शहर में ही हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, आपको पैसा कमाना है, मेरे शहर में ही ऑफिस है। उनको एक सिस्टमैटिक ट्रेनिंग दी जाए स्किल डेवलपमेंट की, उसके बाद उनको जॉब के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो दिया जाए। इंटरनेट है, बिजली है, अब कहीं से भी कंप्यूटर लगा के हम अपना आईटी का काम कर सकते हैं। कोई बड़ा मशीनरी नहीं लगाना पड़ता, एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना है, और पॉसिबल है। वहाँ भी टैलेंट की कमी नहीं है, बस उनके पास टैलेंट तो भर भर के है, लेकिन अपॉर्चुनिटी नहीं है, वो अपॉर्चुनिटी दिया जाए। तो टायर 2 टायर 3 सिटीज़ के लोगों के लिए काम करने का एक मकसद है। दूसरा, यूथ को एम्पावर करेंगे तो बिजनेस ऑनर के लिए काम करेंगे। जो गैप बना हुआ है एमएसएमईज का, 90% एमएसएमईज अभी डिजिटल ही नहीं है, उनका कोई वेबसाइट नहीं है, कोई मार्केटिंग नहीं हो रही है। अगर वो यूथ इन एमएसएमईज को के लिए काम करे, उनको एम्पावर करे, हम पहले यूथ को एम्पावर करें, यूथ बिजनेस ऑनर को एम्पावर करे, सारे 7-8 करोड़ एमएसएमईज है, वो सब अच्छा फ्लरिश करे, अच्छा बिजनेस करे। यूथ पैसा कमाएगा तभी तो एमएसएमई का माल खरीदेगा, सब इंटरकनेक्टेड है। तो एमएसएमई आगे बढ़ेगा तो गवर्नमेंट के पास और रेवेन्यू, और जॉब का, अनएम्प्लॉयमेंट का रेशियो कम होगा, देश भी सुखी हो गया। गवर्नमेंट के ऊपर लोड नहीं है भाई कि नौकरी मांग रहे, सब लगे पड़े हैं अपने काम में। छोटे शहरों से एंटरप्रेन्योर्स निकले, जब हमारा अनुभव ले, काम करे, उनका विजन खुले, कह रहे यार मुझे पता चल गया मार्केटिंग कैसे करनी है, ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग, प्रोडक्ट कैसे प्रमोट करना है, कस्टमर कैसे क्रैक करना है। उनका मन किया कि चलो भैया, जैसे आपका बिस्कुट वाला एग्जांपल था, बिस्किट शुरू कर देते हैं, अरे कोई छोटा सा क्लाउड किचन लगा देते हैं, कोई और ऐसा यूनिक प्रोडक्ट बाहर से मंगाते हैं मैन्युफैक्चरर्स, अपने शहर, अपने पूरे स्टेट में ऑनलाइन वेबसाइट की मदद से बेचते हैं। तो सब मतलब नेशन बिल्डिंग जो है ना, हो पाएगा। तो एम्पावर यूथ, एम्पावर बिजनेस ओनर्स, एंड देन एम्पावर द नेशन। वाह। और ये मुझे लगता है ये जल्दी होगा, तभी भारत 2047 में विकसित देश बनेगा। बिल्कुल, बहुत आवश्यकता है। बहुत बहुत थैंक यू विकास जी, मुझे बुलाने के लिए। लेजर। और आप राहुल जी के चैनल पर सब्सक्राइब कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें वो अपने यूट्यूब के माध्यम से बताते हैं। बिजनेस करना है नहीं करना ये आपका डिसीजन हो सकता है, लेकिन वो माइंडसेट रिच माइंडसेट कहलाता है। वो माइंडसेट सीखने के लिए आपको यूट्यूब से अच्छा कोई माध्यम नहीं हो सकता। वो एक मेंटोरशिप दे रहा है आपको घर बैठे बैठे, और ऐसे बिजनेसमैन जो छोटी जगह से निकले हैं और आज इतना बड़ा काम कर रहे हैं, इससे अच्छा क्या हो सकता है। आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक आपसे मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। जय हिंद, जय भारत।